इधर उधर की बातों में वक्त खत्म हो गया और कोई 1 घंटे के अरसा ही में रंभा ने रात का खाना तैयार कर लिया। खाने की मेज पर हर चीज निहायत लजीज थी और खास तौर पर मछली तो इस कदर लजीज पकी कि दिलीप से रहा न गया और उसने रंभा से पूछ ही लिया, तुमने इन मछलियों को क्या कर दिया है रंभा? कुछ भी नहीं, बिल्कुल सादा तरीके पर पकाई हैं। रंभा ने सादगी से जवाब दिया। ऐसा मालूम होता है कि इन मछलियों को जादू के जरिए पकाया गया है। ये तो इस कदर लजीज हैं कि तारीफ नहीं की जा सकती। मैंने ऐसी लजीज मछली आज तक नहीं खाई। मैंने भला तुमसे क्या कहा था? रंभा की माँ ने कहा। क्या मैंने सब कुछ तुम्हें अपनी रंभा के मुतालिक बता नहीं दिया था कि वो किस कदर हसीन है और किस कदर बेहतरीन खाने पकाती है? लेकिन तुमने मेरी बात का एतबार ही ना किया, बल्कि एक पेशावर दलाला के कहने में आ गए। दिलीप को ये बात नागवार गुजरी। रंभा वाकई बहुत हसीन और सुघड़ थी, लेकिन उसकी बीवी इंदिरा भी तो कुछ कम हसीन और सलीकामंद नहीं थी। शादी के मामला में अगर उसका इंतखाब बहुत अच्छा नहीं था तो बहुत बुरा भी नहीं था। चुनाचे उसने जवाबन जरा नाराजगी के लहजे में कहा, क्यों? मेरी बीवी में आखिर क्या बुराई है? दिलीप की बात के जवाब में रंभा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे बड़ी तेज नजरों से घूर कर देखा, जिसका मतलब ये था कि तुम खामोश रहो। रंभा खामोश हो गई तो उसकी माँ ने कहा, तुम्हारी बीवी को हम तुमसे बेहतर जानते हैं। वो खौफनाक हद तक हासिद औरत है, वरना ऐसी खूबसूरत और ऐसी सिफात की मालिक लड़की को क्यों महाराजा जीत सिंह अपने महल से निकलवा देते, जबकि महाराजा वायलन के शौकीन हैं और वो वायलन बजाने में लासानी। दिलीप ने कुछ परेशान सा होकर पूछा, मुझे तो बताइए, इंदिरा ने आखिर क्या किया है जिसकी बिना पर आपने उसे खौफनाक हद तक हासिद बता दिया? हाँ, मैं फिर कहती हूँ, वो खौफनाक बल्कि शर्मनाक हद तक हासिद औरत है। शांति देवी ने जोश में आकर कहा। वो अपने से ज्यादा हसीन औरत को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही ये पसंद करती है कि कोई वायलन बजाने में उससे बढ़ जाए। और इसी जलन में उसने महाराजा के महल में एक लड़की को 4थी मंजिल की खिड़की से नीचे धक्का देकर जान से मार दिया, क्योंकि वो लड़की वायलन बजाने में उसका मुकाबला करने लगी थी। और मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाले हजरात का ख्याल था कि कुछ दिनों में ही वो इंदिरा पर सबकत ले जाएगी। लेकिन अफसोस है कि इंदिरा के खिलाफ उस लड़की को धक्का देने का कोई सबूत मुहैया न हो सका, जिसकी वजह से वो फांसी पाने से बच गई। फिर भी महाराजा चूंकि उसकी तबीयत और मजाज से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें यकीन हो गया कि कातिल इंदिरा ही है, और उन्होंने कातिल औरत को अपने महल में रहना पसंद ना करते हुए उसे निकाल दिया। बहरहाल अब तो वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हारी दिल शिकनी का ख्याल करते हुए कुछ और उसके बारे में नहीं बताना चाहती। तुम भी अपनी बीवी से इन बातों का तज़किरा मत करना, बल्कि यही जाहिर करना कि तुम उसके माजी के मुतालिक कुछ भी नहीं जानते। दिलीप इंदिरा के मुतालिक ये इंकशाफात सुनकर हैरान रह गया। रमेश चूंकि इन बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, इसलिए वो खाने की मेज से उठकर करीब ही पड़े हुए दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गया और सिगरेट सुलगाकर मजे मजे से कश लेता हुआ रंभा को घूरे जा रहा था। उसकी उकाब की सी तेज निगाहें रंभा के मुअत्तर जिस्म, गुदास सीने और ताबनाक चेहरे पर निसार हुई जा रही थीं, और रंभा उन गुस्ताख निगाहों से बेखबर दिलीप को तके जा रही थी। और जब दिलीप भी उसकी जानिब देखने लगता तो वो बड़े प्यारे अंदाज से शर्मा कर अपनी निगाहें नीचे कर लेती। लेकिन उस वक्त दिलीप का जहन उलझा हुआ था। वो अपनी पुरस्रार बीवी के मुतालिक सोच रहा था, जिसके मुतालिक पहली मर्तबा उसको शांति देवी की जुबानी ऐसे अजीबोगरीब हालात का इल्म हुआ। उसके दिल को पहली मर्तबा अफसोस हुआ कि क्यों उसने इंदिरा से शादी की। ये ख्याल आते ही उसकी निगाहें रंभा की जानिब उठ गईं और उसने दिल में सोचा कि रंभा इंदिरा के मुकाबले में किस कदर नेक सीरत, फहीम, ईमानदार और खूबसूरत लड़की है, जिसमें यह खूबी है कि वह अपने शौहर को खुश रख सके और उसकी जिंदगी रश्क फिरदौस बना दे। वो अब बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था कि उसने रंभा का रिश्ता छोड़कर बड़ी सख्त गलती की है। रंभा की माँ की अल्फाज कि तुम नहीं जानते कि तुमने इंदिरा से शादी करके क्या चीज खो दी है, उसके जहन में बार बार गूंज रहे थे और एक एक लफ्ज उसे हथौड़े की तरह अपने दिमाग पर पड़ता महसूस हो रहा था। आबादी से दूर उस छोटे से रेस्टोरेंट में रंभा से मुलाकात, उसकी ताज़ा शादी और वह तमाम वाक़यात जो इन 3 माह में गुजरे थे, पर्दा फिल्म की तरह उसके जहन में भागे फिर रहे थे। उसे अपना माजी एक ख्वाब की तरह महसूस हो रहा था। ये तमाम वाक़यात किसी अनहोनी शय की तरह उसकी निगाहों में घूम रहे थे, जैसे उनका इन तमाम हालात से कोई ताल्लुक ना हो, जैसे वह सिर्फ एक तमाशाई हो। सूरज गुरूब हो चुका था और सुरमई अंधेरा चारों तरफ अपने पर फैला चुका था। परवाने शमा के गिर्द चकराने लगे और मोहब्बत की खातिर कुर्बान हो होकर उसके कदमों में ढेर होते जा रहे थे।
पिकनिक पर आए हुए शौकीन लोग कभी के जा चुके थे। बाहर वादी में बिल्कुल सन्नाटा छाया था। मेरे ख्याल से अब रेस्टोरेंट बंद करके घर चलना चाहिए, रंबा की माँ ने कहा। हाँ, काफी देर हो गई है, रंबा ने कहा और उठकर कमरे के अंदर चली गई। दिलीप बैठे बैठे उकता गया, इसलिए वो दिमाग को ताज़ा करने के लिए बाहर निकल आया ताकि पुरसुकून फिजा और ठंडी ठंडी हवा में कुछ उसके हवास ठिकाने आ सकें। इस पूरी वादी में रेस्टोरेंट और इस वीरान मकान के अलावा कोई और इमारत नहीं थी जिसमें रंबा और उसकी माँ रहती थी। बाहर मुकम्मल खामोशी थी। ऐसा महसूस होता जैसे किसी जबरदस्त जादू के असर से हर चीज मुंजमद हो गई है। पुरस्कार और तिलिस्मी सकूत हर तरफ छाया हुआ था। परिंदे अपने अपने घोंसलों में आराम से सो रहे थे। अलबत्ता कभी कभी रात की उस हैबतनाक खामोशी को चीरती हुई किसी उल्लू की भयानक आवाज इधर से उधर तक गुजर जाती और उसकी बाज गश्त काफी देर तक फिजा में चकराती रहती, बिल्कुल इस तरह जैसे ठहरे हुए तालाब में पत्थर फेंक देने से बहुत देर तक लहरों के दायरे बनते रहते हैं और फैलते रहते हैं। आखिर रफ्ता रफ्ता पानी फिर पुरसुकून हो जाता है। चांद अपने नीम रोशन हाले में कैद मगरिब की जानिब पहाड़ी की चोटी के उस पार जगमगा रहा था। आसमान पर कहीं कहीं बादलों के टुकड़े तैरते फिर रहे थे जो चांदनी के अक्स में बड़े अजीब से लग रहे थे, जैसे नीले समुद्र में चांदी की बनी हुई छोटी छोटी कश्तियां तैर रही हों। दरख्तों से छन छन कर चांदनी नीचे वादी में पड़ रही थी और ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने सारी वादी में चींट के थान फैला दिए हों। बड़ी हल्की हल्की हवा दबे पांव दरख्तों से सरगोशी करती हुई बह रही थी। यह सारा माहौल सिहर अंगेज और तिलिस्मी बना हुआ था। बाहर के इस माहौल में आकर दिलीप कुछ देर के लिए तमाम बातें भूल गया, हत्ता कि खुद को भी। वो कुदरत के इन मनाजिर में गर्क होकर रह गया कि यकायक उसे रंबा की माँ की आवाज़ ने चौंका दिया। वो होटल के कमरे से बाहर रमेश के साथ खड़ी थी और बुलंद आवाज में रंबा से कह रही थी, बेटी रंबा, मैं और रमेश घर चलते हैं। तुम होटल को ताला लगाकर दिलीप के साथ आ जाना। मुझे घर जाकर मेहमानों के बिस्तर वगैरह का बंदोबस्त करना है। बहुत अच्छा माँ जी। अंदर से रंबा की सुरीली आवाज आई और शांति देवी रमेश को साथ लेकर दरख्तों में छुपे हुए उस वीरान मकान की जानिब चल दी, जिसकी गुंबद नुमा छत दरख्तों के दरमियान उस चांदनी रात में बड़ी हैबतनाक सी लग रही थी। थोड़ी देर के बाद ही कदमों की चाप सुनकर उसने पलट कर देखा तो सर से पांव तक सफेद लिबास में मलबूस रंबा होटल के दरवाजे में खड़ी थी। उसके एक हाथ में वायलन था। सफेद लिबास में उसका साफ शफाफ चेहरा चांद की तरह निखर आया और वायलन हाथ में लेने की वजह से वो बिल्कुल मौसीकी की देवी मालूम हो रही थी। एक सानिया के लिए तो वह मबहूत होकर रंबा को देखता रहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे रंबा की नगमा रेज आवाज ने उसे चौंका दिया। तकलीफ ना हो तो जरा ये ताला लगा दीजिए। जरूर, इसमें भला क्या तकलीफ होगी। उसने बढ़कर उसके हाथ से ताला ले लिया और दरवाजा बंद करके ताला लगाकर कुंजी फिर वापस रंबा को दे दी। कुंजी देते हुए उसका हाथ रंबा के हाथ से छू गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बिजली सी सारे जिस्म में दौड़ गई हो। यकलख्त उसकी सारी रगें झुंझुना उठी। रंभा मुस्कुरा दी, एक बड़ी मीठी सी मुस्कुराहट, और दिलीप के जायका में खुद ब खुद एक शहद सा घुल गया। वह सफेद लिबास में उस वक्त बिल्कुल कोई रूह मालूम हो रही थी या कोई परी जो उड़ते उड़ते अचानक इस वादी में उतर आई हो। उसके हुस्न में एक फरिश्तगी थी, एक अजीब किस्म की पुरस्रारियत। उसके खम खाए हुए स्याह चमकीले बाल उस वक्त खुले हुए उसकी पुश्त पर लहरा रहे थे और स्याही सफेदी के इस संगम ने बड़ा अजीब लुत्फ पैदा कर दिया। जरा चांद को तो देखिए किस कदर हसीन लग रहा है। रंभा ने चांद की तरफ देखते हुए बड़े शायराना अंदाज में कहा। जी हाँ, दिलीप ने जैसे नशे में मखमूर होकर जवाब दिया। सचमुच इस पुर माहौल और हुस्न की कुर्बत का नशा सा छाता चला जा रहा था। वो महसूस कर रहा था जैसे कोई उसके असाब में एक अजीब सी ठंडक भर रहा है और उसके अज़ा उसके काबू से बाहर होते जा रही हैं। ऐसे दिलकश माहौल में क्या आप नदी के किनारे चलना पसंद करेंगे? वहाँ एक बड़ी हसीन जगह है जहाँ मैं रोजाना शाम को जाकर बैठती हूँ और वायलन बजाया करती हूँ। जरूर चलूंगा, दिलीप ने उसकी जानिब प्यासी निगाहों से देखते हुए कहा। भला आप हुक्म दें और मैं, और अपना फिक्रा पूरा किए बगैर ही वो रंबा के साथ दरिया की जानिब चल पड़ा। रात को चांदनी के साए में पथरीले और ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते हुए उसे बड़ा अजीब लग रहा था। और फिर ऐसे हालात में कि एक हसीन तरीन लड़की उसके साथ थी। दरिया के किनारे पहुंचकर रंबा ने एक बड़ी सी चट्टान अपने बैठने के लिए मुंतखब की, जिसके नीचे से होकर दरिया का नरम रव पानी सरसराता हुआ गुजर रहा था।
आइए उस चट्टान पर बैठेंगे। वो अपना वायलिन लिए थिरकती हुई चट्टान पर जाकर बैठ गई। दिलीप भी सहरज़दा इंसान की तरह उसके करीब जाकर बैठ गया। रंभा ने इत्मीनान से बैठकर सर को एक खफीफ सी जुम्बिश दी, जिससे उसके बाल पुश्त पर बिखर गए और वायलिन पर एक बड़ी दिलकश धुन बजाने लगी। अब चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। चारों तरफ चांदनी का नूर बरस रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे फिजा में इधर उधर पिघली हुई चांदनी बह रही है। रंभा का चेहरा चांदनी में दमक रहा था, बल्कि कभी कभी तो ऐसा महसूस होता जैसे चांदनी रंभा के हसीन चेहरे से ही फूट रही है। उसी ने सारी फिजा को मुनव्वर कर रखा है। वो हैरत से रंभा के मुतनासिब मरमरी जिस्म और शफाफ चेहरे को तके जा रहा था। एक तो माहौल की दिलकशी और रंभा की कुर्बत ही कुछ कम मसूर कुन और नशाबाज न थी। इस पर वायलिन पर एक बड़े प्यारे गीत की धुन ने तो गजब ही ढा दिया। वायलिन पर रंभा की थिरकती हुई उंगलियों और साज के तारों से निकलते हुए नगमात ने फिजा को और ज्यादा पुरस्कार बना दिया। माहौल और ज्यादा निखर गया। दिलीप को अपने दिलो दिमाग पर नशा और ज्यादा तेजी से चढ़ता हुआ महसूस होने लगा। वो वायलिन की सुरीली तानों पर मस्त होकर झूमने लगा। पहले जब वो अपनी बीवी से वायलिन सुनता था तो समझता था कि इंदिरा के मुकाबले पर वायलिन बजाने वाला शायद रुए जमीन पर कोई ना हो, लेकिन आज उसे पता चला कि रंभा इंदिरा से कहीं ज्यादा माहिर है। ये जादू, ये हुस्न, ये चाबुक दस्ती इंदिरा के वायलिन बजाने में कहा, जो इस वक्त रंभा के साज के तारों से बरस रही थी। थोड़ी देर ये धुन बजाने के बाद रंभा ने एक बड़े गमगीन गीत की लय छेड़ दी और दिलीप को सारी फिजा, सारा माहौल गमगीन महसूस होने लगा। उसे अपने दिल में एक हुक, एक खलीसी करवटें लेती हुई महसूस होने लगी। वो गीत रंभा ने ऐसी तवज्जो और ऐसी फनकारी से बजाया कि समा बन गया। चांदनी रात, दरिया का किनारा, पहाड़ी का दामन, हसीन साथी और दर्द भरा गीत। दुनिया की कौन सी खूबसूरती थी जो उस वक्त दिलीप की आगोश में नहीं थी। रंभा के वायलिन से उभरते हुए नगमे दूर तक फिजा में जल तरंग से बजाते हुए फैल जाते और फिर पहाड़ी की ऊंची ऊंची चोटियों से टकराकर आवाजें बाजगश्त बनकर वापस आ जाते और काफी देर तक फिजा में गूंजते रहते। ऐसा महसूस होता जैसे रंभा के वायलिन के जवाब में पहाड़ों की चोटियां भी राग अलाप रही हैं, नगमात बखेर रही हैं। वायलिन के दर्द भरे गीत से माहौल के तासुर ने उसे बेचैन कर दिया। वो हद दर्जा मगमूम हो गया। यकयक रंभा ने वायलिन बजाते बजाते अपना हाथ रोक लिया और उसकी जानिब हैरत से देखते हुए पूछा, अरे तुम इतने मगमूम क्यों हो गए और ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों छलक आए? तुम्हारे साज के गीत ने मुझे ये दर्द बख्शा है। दिलीप ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, तुमने मुझे मगमूम कर दिया है रंभा। लो तो फिर मैं नहीं बजाती। रंभा ने बड़े अंदाज से मुस्कुराकर वायलिन चट्टान पर रख दिया। नहीं, मेहरबानी करके बजाए जाइए, दिलीप ने इल्तिजा की। ना, अगर मेरा वायलिन तुम्हें रंजीदा करता है तो नहीं बजाऊंगी। मेरी रंजीदगी का गम ना करो, दिलीप ने जवाब दिया। रंभा सच बताओ, क्या तुम इस जगह रहते हुए खुश हो? बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या तुम अपने आप को यहाँ अकेली महसूस नहीं करती? दिलीप ने फिर पूछा। अकेली? रंभा ने हैरत से कहा, मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, फिर मैं अकेली कैसे हूँ? नहीं, मेरा मतलब ये है कि क्या तुम अपनी जिंदगी में किसी मर्द की जरूरत महसूस नहीं करती? रंभा हंस पड़ी और एक नकरई कहकहा से फिजा झनक उठी। अगर मेरे दिल में किसी मोहब्बत करने वाले मर्द की ख्वाहिश हो भी तो क्या किया जा सकता है? किसी शरीफ और अच्छे मर्द को तलाश करना आजकल कोई आसान काम नहीं, रंभा ने कहा। रंभा की बातों ने दिलीप के सीने में जैसे आग लगा दी। उसने कपकपाई हुई आवाज में कहा, रंभा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे होश और हवास जवाब दे चुके हैं। तुम इतने मुख्तसर से अरसा ही में मेरी नस नस में समा गई हो। अब से 5 घंटे पेशतर मैं तुम्हारा सूरत आशना भी ना था, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। रंभा, यकीन मानो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। सिर्फ तुम एक ऐसी हस्ती हो जो मेरे सीने की साख को ठंडा कर सकती है। रंभा हैरत से उसका मुंह तकने लगी और दिलीप ने यह मोहब्बत भरी तकरीर करते करते उसका रेशमी हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे सहलाने लगा। रंभा ने भी अपना हाथ उसके हाथ में रहने दिया, लेकिन जब वो खामोश हो गया तो उसने अपना हाथ खींचते हुए कहा, बेवकूफ मत बनो दिलीप, अब तुम शादीशुदा हो। वो शैतान औरत तुम्हें जीत चुकी है। इस बाजी में मेरी हार हो चुकी है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ना ही मामला अब तुम्हारे बस का रहा है। लेकिन अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं इंदिरा को छोड़ दूंगा और अगर तुमने बेरुखी की तो इसी चट्टान पर से इसी दरिया में कूदकर खुदकुशी कर लूंगा। जरा समझदारी से काम लो दिलीप, जज्बात में इस कदर बह जाने की जरूरत नहीं।
तुम इंदिरा को बगैर किसी वजह के कैसे छोड़ सकते हो, जब वो तुम्हें कोई शिकायत का मौका ही नहीं देती। इसके अलावा तुम अगर उसे छोड़ना भी चाहोगे तो वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। चलो, रात बहुत हो गई है, घर चलते हैं, माताजी इंतजार कर रही होगी। रंभा जाने के लिए खड़ी हुई तो दिलीप ने उसका हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ देर और इसी तरह मेरे सामने बैठी रहो। ये चांदनी रात, ये दरिया का किनारा, ये पुरफिजा मुकाम और तुम्हारी कुर्बत फिर खुदा जाने मुयस्सर हो कि ना हो। कम से कम आज तो मुझे अपना दिल फरेब चेहरा जी भर के देख लेने दो, अपना मरमरी जिस्म आज तो छू लेने दो। नहीं नहीं, ज्यादा देर हमें यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। अगर तुम्हारी बीवी इंदिरा को किसी तरह ये पता चल गया कि तुमने ये रात कहाँ गुजारी है तो वो मुझे जान से मार डालेगी। दिलीप पर एक बेखुदी सी तारी होने लगी, जैसे कोई जादूगरनी अपने सिहर के जरिए उसके होशो हवास छीन रही हो। इस तिलिस्मी माहौल, मौसीकी और एक हसीना की कुर्बत ने उसे तकरीबन नीम दीवाना बना दिया। रंभा वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई। दिलीप ने भी उसकी तकलीद की। चांद एक बदली के पीछे छुप गया और एक हल्का हल्का सा अंधेरा चारों तरफ फैल गया। वो दोनों हाथ में हाथ डाले पत्थरों से उलझते ऊंचे नीचे रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। रंभा के मुलायम हाथ के जरिए बराबर उसके जिस्म में बिजलियां सी तड़प रही थी और उसे अपने जज्बात पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। रंभा ने राजदाराना लहजे में कहा, अगर मैं एक राज की बात तुम्हें बताऊं तो तुम किसी से कहोगे तो नहीं? वह दिलीप के सीने से चिमट गई। उसे रंभा का गरम गरम मुअत्तर सांस अपने चेहरे को छूता हुआ महसूस हो रहा था। हाँ हाँ, यकीनन, भला मैं तुम्हारी बताई हुई बात किसी से कैसे कह सकता हूँ। दरअसल मेरी माँ ने तुम्हें इंदिरा के सब हालात नहीं बताए थे, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है और उसके तमाम राज तुम पर खोल देना जरा बुरी सी बात थी। ना जाने तुम माताजी की बात का एतबार करते या ना करते, बहरहाल अब मजबूरन मुझे बताना पड़ रहा है। हकीकत यह है कि तुम्हारी बीवी इंदिरा इंसान नहीं है बल्कि चुड़ैल है। असल इंदिरा कभी की मर चुकी है और ये मुर्दा इंदिरा की बदरू है। महाराजा जीतगढ़ के यहाँ उसने एक लड़की को जान से मार दिया, लेकिन जब उसे महाराजा ने महल से निकाल दिया और वो अपनी सौतेली माँ के यहाँ आई तो मोहल्ले वालों को पता चला कि वो हामिला है, हालांकि वो कुंवारी थी। चुनाचे लोगों की लान तान से मजबूर होकर उसने एक रोज छत में रस्सी लटकाकर खुद को फांसी दे ली और अब वो आसे बनकर लोगों को सताती है। माताजी ने तुम्हें दबे लफ्जों में पहले ही समझाया था, लेकिन उस वक्त तुम उसकी खूबसूरती पर मर मिटे, इसलिए माताजी की बातों पर कोई ध्यान ना दिया और अब। रंभा इतना कहकर खामोश हो गई और दिलीप को यह सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे सर से पांव तक उसकी रगों में एक तेज सर्दी की लहर दौड़ गई हो। उस पर खौफ की एक कपकपी सी तारी हो गई और उसने दहशत ज़दा लहजे में पूछा, मेरी बीवी? मैंने एक भूत से शादी कर ली है? यानी मेरी बीवी एक चुड़ैल और एक बदरू है? हाँ, यही मेरा मतलब है। और अब वो आसिफ बनकर मुझे सताती है। जब मैं शहर में थी तो उसने मेरी जिंदगी आजिज कर दी। मजबूरन शहर छोड़कर हमें यहाँ ना पड़ा तो कुछ सुकून मिला। क्यों? इंदिरा का भूत तुम्हें क्यों सताता है? वह तुम्हारी दुश्मन क्यों है? दिलीप ने पूछा। क्योंकि जब वो जिंदा थी तो उसका और मेरा झगड़ा था। वो हमेशा मुझसे जलती थी। तुम देखते नहीं कि हमें उसके खौफ से शहर तक छोड़ देना पड़ा, वरना इस वीराने में हमारे लिए क्या दिलचस्पी हो सकती है। यहाँ आकर कम से कम मैं उससे जरूर महफूज हो गई। हम दोनों माँ बेटियों की जिंदगी बड़े मजे से गुजर रही थी। हमने काफी दौलत भी कमा ली है। अब हमें शहर वापस जाने की बिल्कुल तमन्ना नहीं। मेरी माताजी का ख्याल है कि जल्द ही कोई तुम्हारे जैसा खूबसूरत और शरीफ नौजवान मिल जाएगा तो मेरी शादी कर देंगी। लेकिन अब मुझे खौफ हो रहा है कि उस चुड़ैल को यकीनन आज रात के वाकयात का इल्म हो जाएगा। एक तो वो पहले ही मुझसे जलती थी और जब उसे ये इल्म होगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो तो उसके गुस्से का क्या आलम होगा। अब मुझे अपनी खैर नजर नहीं आती। वो यकीनन मुझे सताएगी और कुछ ताज्जुब नहीं कि मार डाले। रंभा ने पूरी कहानी सुना डाली। उसके लहजे में एक खलूस था, एक सच्चाई थी, जिसकी वजह से दिलीप के दिल में एक लम्हे के लिए ये शुबा न पैदा हो सका कि कहीं वो झूठ तो नहीं कह रही। तुम वाकई एक प्यारी और नेक लड़की हो रंभा, लेकिन तुम ही बताओ इस सिलसिले में अब मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं? रंभा ने जवाब दिया। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो उस मोहब्बत के वास्ते में इंदिरा से इस बात का बिल्कुल जिक्र न करना कि तुमने मुझे कहीं देखा है या तुम मुझसे किसी भी जगह मिले हो। ना ही मेरी माताजी से बताना कि मैंने इंदिरा के मुतल्लिक तुम्हें असल हकीकत से आगाह कर दिया। रंभा की आवाज अब किसी अनजाने खौफ से थरथरा रही थी। दिलीप ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो अपनी चुड़ैल बीवी से
इस खूबसूरत लड़की को जरूर बचाएगा। रंभा सही मायनों में उसके रुएं रुएं में समा गई और वह उसकी परेशानी या तकलीफ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने रंभा से वादा किया कि वो उसकी हदायत के मुताबिक अमल करेगा और इंदिरा से उसके मुतल्लिक कभी एक लफ्ज ना कहेगा। इतना कहकर उसने रंभा को अपनी आगोश में खींच लिया, लेकिन रंभा ने जल्द ही अपने आप को उसकी आगोश से छुड़ा लिया और कहा, अब हमें जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहिए। माताजी इंतजार कर रही होंगी, वो खफा होंगी। वो खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। मकान में पहुंचे तो दिलीप ने देखा कि साजो सामान गो कीमती नहीं है, लेकिन मकान को इस तरीके से सजाया गया है कि मकीन की तारीफ करने को बेसाख्ता जी चाहता है। रंभा ने एक मोमबत्ती रोशन की और उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया। रमेश अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ बेफिक्री से सो रहा था। रंभा ने उसे उसके बिस्तर तक पहुंचाकर और मोमबत्ती उनके कमरे में रखकर वापस चली गई। लेकिन 10 मिनट के बाद ही, जबकि वो अभी बिस्तर पर लेटा ही था, रंभा फिर कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुई। उसने प्यार भरी नजरों से उसकी जानिब देखते हुए सवाल किया, आप आराम से लेट गए? कहिए, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। सिवाय तुम्हारे किसी चीज की जरूरत नहीं। रंभा हंसती हुई दरवाजा बंद करके वापस चली गई। वो उसके दूर जाते हुए कदमों की चाप मध्यम होती हुई सुनता रहा। आखिर कुछ देर के बाद हर तरफ खामोशी छा गई, लेकिन बावजूद कोशिश के उसे नींद ना आई और ना जाने कैसे कैसे भयानक ख्याल, शीरी ख्याल, अजीब अजीब और अनोखे ख्याल, माजी और मुस्तकबिल के ख्याल उसकी नींद का रास्ता रोके खड़े रहे और वो करवटें बदलता रहा। आखिरकार सुबह 4 बजे के करीब नींद की देवी को उस पर रहम आ ही गया और वो सो गया। सुबह को नाश्ता के बाद रमेश ने और उसने शहर वापस जाने की इजाजत चाही। रंभा की मां ने उन्हें इजाजत देते हुए कहा, बेटा दिलीप, फिर भी आना, कहीं शहर जाकर हम गरीबों को भूल ना जाना। ये कभी हो सकता है चाची। दिलीप ने बेवा के पांव छूते हुए कहा, आपका खुलूस तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा और जैसे ही मुझे फुर्सत मिला करेगी मैं आपके दर्शन करने जरूर हाजिर हुआ करूंगा। रंभा दरवाजे से लगी बड़ी हसरत भरी नजर से उसे रुखसत होते देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी गुलाफी आंखों में आंसू लरज रहे थे। दोनों की रुखसती निगाहें मिली तो एक सोगवार सा तबस्सुम रंभा के होंठों पर फैल गया और जब जब्त ना हो सका तो वो मुंह फेर कर अंदर भाग गई। चलो भाई, जरा जल्दी करो, घर वाले परेशान होंगे, रमेश ने उसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा और वह फौरन पलटकर उसके साथ रवाना हो गया। पगडंडी के मोड़ पर पहुंचकर उसने पलट कर देखा तो दोनों माँ बेटियां दरवाजे में खड़ी हसरत भरी नजर से उन्हें देख रही थी। जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो रमेश ने कहा, अच्छा मिस्टर दिलीप, मैं तो यहाँ से रुखसत होता हूँ। बहुत बेहतर, लेकिन जब तक आप यहाँ हैं कभी कभी मिल तो लिया करें। जरूर। और फिर उसने जरा दिलीप के करीब होते हुए सरगोशी के लहजे में कहा, और दोस्त मेरी जानिब से दोबारा मुबारकबाद भी तो कबूल फरमा लो। वो किस बात की? उसने हैरत से पूछा। रंभा के दिल जीतने की। दिलीप के दिल को एक धक्का सा लगा। वो परेशान सा हो गया कि उसे किस कदर हालात मालूम हो गई हैं। उसने अपनी परेशानी छुपाते हुए कहा, छोड़ो यार, क्यों मजाक उड़ाते हो? मजाक नहीं दिलीप, मुझसे छुपाने की कोशिश ना करो। ये आंखें बड़ी तजुर्बाकार और दूर रस हैं। ये इंसान के दिल का हाल मिनटों में पढ़ लेती हैं। रमेश कुछ रुका और दिलीप उसकी बात का जवाब देना ही चाहता था कि रमेश ने उसके जरा और करीब होकर कहा, लेकिन मेरे दोस्त, इंदिरा भाभी से जरा होशियार रहना। वो वाकई बहुत हासिद और खतरनाक औरत है। और इससे पहले कि दिलीप उसकी बात का जवाब दे सकता या उससे कुछ पूछ सकता, वह रुखसती सलाम करके लंबे कदम उठाता हुआ शेरों वाले गेट की जानिब रुखसत हो गया। वो कुछ देर के लिए बिल्कुल हैरान और परेशान रह गया। सैकड़ों बातें उसके जहन में उलझ पड़ी और गुडमुड़ होकर रह गईं। उसकी समझ में ही ना आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर तंग आकर वो घर जाने के बजाय वहीं एक बड़े से दरख्त के नीचे जा बैठा ताकि सोच समझकर कोई फैसला कर सके कि अब उसे क्या करना चाहिए। रंभा का तस्वुर उसके जहन में पूरी तरह छाया हुआ था। यकायक उसे अपनी बीवी का ख्याल आया, तो क्या वाकई इंदिरा भूत है? क्या वाकई मैंने एक चुड़ैल से शादी की है? उसने अपने दिल से सवाल किया। या ये सिर्फ रंभा की बनावट थी, उसका झूठ था? हो सकता है उसने दुश्मनी में उसके सर ये इल्जाम लगाया हो ताकि मैं उसे नफरत करने लगूं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने जैसे खुद को समझाते हुए बुड़बुड़ा कर कहा, और फिर उसे सैकड़ों मिसालें ऐसी याद आने लगी जिनसे रंभा की बात का यकीन और पुख्ता होता चला गया। गुजरे हुए 3 माह का पूरा अरसा खुली हुई किताब की तरह उसके जहन की आंखों के सामने था।
और वो खास तौर पर उन वाक़यात को चुन रहा था जिन्होंने उसे उस वक्त भी काफ़ी हैरान किया। लेकिन जब इंदिरा के खिलाफ उसे इस किस्म का गुमान भी न हो सकता था, इसलिए वो उन्हें नज़रअंदाज कर चुका था। लेकिन अब उसे वो मामूली वाक़यात बड़े अहम नजर आते। मसलन उसे याद आया कि एक मर्तबा वो अपने किसी दोस्त को खत लिख रहा था, लेकिन इत्तफाक से लिफाफा उसके पास ना था। उसने अभी दिल में सोचा ही था कि मुलाजमा कमला को बुलाकर उससे लिफाफा मंगवाए कि फौरन इंदिरा तेज चलती हुई उसके कमरे में दाखिल हुई। उसने नजर उठाकर देखा तो उसके हाथ में एक कोरा लिफाफा था, जिसे वो उसकी मेज पर रखकर बगैर कुछ कहे सुने वापस चली गई। इसी तरह एक मर्तबा वो अपने स्कूल में बैठा हुआ सोच रहा था कि बच्चों को छुट्टी देने के बाद जरा बाजार जाएगा। स्कूल से छुट्टी करने के बाद वो बहुत कम बाजार जाया करता। घर से स्कूल सिर्फ चंद कदम के फासले पर था। उस रोज ना जाने क्यों बैठे बैठे उसे क्या ख्याल आया कि उसने शाम को बाजार जाने का प्रोग्राम बना लिया। सुबह से बारिश हो रही थी, इसका उसे ख्याल ही ना था। लेकिन ऐन 4:30 बजे जब छुट्टी हुई तो उसने देखा इंदिरा छतरी हाथ में लिए आ रही है। तुम बाजार जाना चाहते थे ना, बारिश हो रही है इसलिए छतरी ले लो, ये रखी है। उसने छतरी उसके करीब रख दी और जवाब का इंतजार किए बगैर वापस हो गई। उस वक्त इन मामूली से वाकयात ने उसे इतना परेशान नहीं किया जितना अब वो उन्हें याद करके खौफजदा हो गया। हो सकता है इन वाकयात की मुताबिकत मौजूदा हालात से इत्तफाकन हो, लेकिन इसके बावजूद वो जितना सोचता गया उसकी दहशत बढ़ती गई और उसके दिल में अपनी बीवी की जानिब से खौफ बैठता चला गया। अब उसे याद आया कि इंदिरा और कमला अलग अलग कमरों में खड़े होकर जो वो अजीब सा खेल खेला करती थी, उसमें भी यही राज था। इसके अलावा अब उसकी समझ में आया कि इंदिरा क्यों उसे घर में शैतान, भूत, प्रेत या किसी बुरी रूह का नाम लेने से रोकती थी। और सिर्फ इंदिरा ही नहीं, कमला भी इन नामों से भड़क उठती। कमला के मुतल्लिक वो अभी तक अंधेरे में था। वो उसकी बीवी की राजदार मुलाजमा है, और अगर उसकी बीवी भूत है तो क्या कमला भी? ये सोचकर उसे झुरझुरी सी आ गई। तो क्या मैं 3 माह तक मुसलसल भूतों में घिरा रहा हूँ? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन अब मैं क्या करूँ? वो बड़ी देर तक सोचता रहा। आखिर उसने फैसला किया कि बेहतर यह है कि पहले वो रुक्मनी दलाला के यहाँ जाए और उसे ये तमाम ख्यालात बताकर मशवरा तलब करे और इंदिरा के माजी से मुतल्लिक तमाम सही हालात मालूम करे। रुक्मनी का घर वो नहीं जानता था, सिर्फ उसे ये मालूम था कि शेरों वाले गेट के उसी मोहल्ला में रहती है जिसमें शुरू में वो रहता था। उस मोहल्ला में पहुंचकर रुक्मनी जैसी मशहूर औरत का घर मालूम करना कुछ मुश्किल ना था। वो तो सारे शहर में शैतान की तरह मशहूर थी। जीतगढ़ के सैकड़ों जोड़े उसे दुआएं या बददुआएं देते थे। उसने हजारों कवारों के घर बसा दिए थे। ये दूसरी बात है कि शादी के बाद उनमें से बहुतों की जिंदगी पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई। 15 मिनट के बाद वो शेरों वाले गेट पर पहुंच गया। सबसे पहले उसने उस कमरे को जाकर देखा जिसमें वो कभी रहा करता था। उसमें अब एक तालिब-इल्म रहता था और उस वक्त बंद था। उसने एक हसरत भरी नजर कमरे पर डाली और आगे बढ़ गया। एक राहगीर को रोककर उसने पूछा, क्यों भाई, तुम रुक्मनी दलाला का मकान जानते हो? राहगीर ने बड़ी खौफनाक नजरों से उसकी जानिब देखा और बगैर कोई जवाब दिए आगे बढ़ गया। वो बड़ा परेशान हुआ। एक और राहगीर से पूछा तो उसने अजनबी होने का उज़र किया। यूं ही बेमकसद घूमते घूमते वो एक दरवाजे पर जाकर रुक गया जिसके सामने एक बूढ़ी औरत बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। क्यों माता जी? दिलीप ने आगे बढ़कर बड़े अदब से पूछा, क्या आप मुझे रुक्मनी दलाला का मकान बता सकती हैं जो इसी मोहल्ले में रहती हैं? बुढ़िया ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय पोपले मुंह से मुस्कुराकर उसको देखा और पूछा, अजनबी हो शायद? किसने बताया है तुम्हें रुक्मनी का पता? एक दोस्त ने बताया था, उनसे जरा जरूरी काम है। जरूरी काम है? बुढ़िया ने हैरत से कहा और कहकहा मारकर हंस पड़ी। फिर कुछ संजीदा होकर बोली, देखो इस सड़क पर सीधे चले जाओ। 50 कदम चलने के बाद बाएं हाथ पर एक पीपल का दरख्त है। उसके सामने वाला खाकी रंग का मकान रुक्मनी का है। बड़ी मेहरबानी आपकी माता जी। उसने बड़े खलूस से बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और उसके बताए हुए निशान पर चल पड़ा। बुढ़िया ने पता बिल्कुल साफ बताया था, इसलिए वह बगैर किसी दिक्कत के मंजिल मकसूद पर पहुंच गया। लेकिन मकान में ताला लगा हुआ देखकर उसे बड़ी उलझन हुई। बड़ी दिक्कतों से तो वो यहाँ पहुंचा था और जिस मकसद के लिए आया था वो भी हल न हुआ। इसके अलावा ये देखकर उसे हैरत हुई कि ताला जंग आलूद और मकान के बंद दरवाजे पर इस तरह गर्द जमी हुई थी जैसे उसे अरसे से ना खोला गया हो। उसने हालात मालूम करने के लिए एक पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी औरत ने पूछा, कौन है? क्या रुक्मनी चाची यही रहती हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यहाँ कोई रुक्मनी चाची नहीं रहती। अंदर से बड़ी करख्त आवाज आई, जाओ अपना काम करो।
वो मायूस होकर पलटा तो देखा कि एक शरीफ सूरत शख्स चला रहा है। उसने बढ़कर मौत दबाना उससे सवाल किया और पूछा, मैं रुक्मणी नाम की एक औरत से मिलना चाहता था जो दलाला है। रुक्मणी दलाला से मिलना चाहते थे? आदमी ने हैरत से उसकी जानिब देखा और सर से पैर तक उसको मशकूक नजरों से देखते हुए कहा, यह मकान है उसका सामने, लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं कि उसे मरे हुए 6 माह हो चुके हैं। जी? ये अल्फाज सुनकर दिलीप इस कदर जोर से उछला जैसे उसे बिच्छू ने काट लिया हो। एक लम्हे के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने गरम गरम सलाखों से उसके जहन को दाग दिया हो। उसे अपनी समात पर एतबार ना रहा था। चुनाचे उसने बड़ी मुश्किल से अपने हवास दुरुस्त करके दरबान से पूछा, क्या फरमाया आपने? उसे मरे हुए 6 माह हो चुके हैं। वो तो मुझे अभी कोई 2 माह हुए मिली थी। अजनबी शख्स ने एक तंजिया कहका लगाया और कहा, मिस्टर, आप ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं। अगर आप वाकई रुक्मणी दलाला का पता पूछ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि 6 माह पेशतर उसे फांसी हो चुकी है। शायद आपको ये भी मालूम ना हो कि वो लड़कियों की नाजायज तिजारत करती थी, मासूम लड़कियों को फांस कर उनसे पेशा कराती थी। इस सिलसिले में एक लड़की लापता हो गई। बाद में पता चला कि वो मार दी गई है। चूंकि वो लड़की रुक्मणी के साथ ही देखी जाती थी, इसलिए उसके कत्ल का शुबा रुक्मणी पर ही किया गया। उसे गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया तो बहुत से सबूत उसके खिलाफ मिल गई। चुनाचे उसे सरकारी हुक्म से फांसी दे दी गई और इस वाक़े को आज 6 माह हो चुके हैं। आप अगर चाहें तो इस वाक़े की तस्दीक बड़ी जेल के दफ्तर से कर सकती हैं। सारा वाक़या दिलीप को ख्वाब की तरह लग रहा था। खौफ और दहशत के मारे उसका रुआं रुआं कांप रहा था। अब तक अगर दिलीप को रंबा के अल्फाज पर कुछ शुबा था भी तो इस वाक़े ने इसकी बिल्कुल तस्दीक कर दी और उसे 100% यकीन हो गया कि उसकी बीवी इंदिरा यकीनन भूत होगी। वो शख्स उसे हैरान खड़ा छोड़कर अपने काम पर चला गया। दिलीप बहुत देर तक पीपल के दरख्त के नीचे खड़ा सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। ये सब कुछ क्या हो रहा है? आखिर जब कुछ समझ में ना आया तो वो बेमकसद फिर उस जगह से चल पड़ा। रास्ते में वही बुढ़िया उसे फिर मिली जिसने उसे रुक्मणी के मकान का पता बताया था। दिलीप को रंजीदा सा वापस आते देखकर उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। क्यों, मिल लिए रुक्मणी से? दिलीप ने मायूस और खौफजदा निगाहों से उसकी जानिब देखा और सवाल किया, तो क्या जो कुछ मैंने उसके मुतालिक सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त है? तुम्हें कोई शक है? दिलीप भला इस बात का क्या जवाब देता? वो बुढ़िया को किस तरह समझाता कि अब से 3 माह पेशतर रुक्मणी दलाला ने उसकी एक खूबसूरत लड़की से शादी कराई है और 2 माह पहले उसने खुद अपनी आंखों से उसे जिंदा देखा है। यकायक उसकी निगाहों में रुक्मणी का सरापा घूम गया और उसे उस लाल रेशमी रुमाल का ख्याल आया जो उसने कई मर्तबा रुक्मणी की गर्दन के गिर्द बंधा देखा था। फिर उसे याद आया कि एक मर्तबा उसने रुमाल खिसक जाने से उसकी गर्दन पर नील का निशान भी देखा था। ये दोनों बातें याद आते ही उसे यकीन आ गया कि अजनबी मर्द और उस बूढ़ी औरत से उसे रुक्मणी के मुतल्लिक जो वाक़यात मालूम हुए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। जिसने मेरी शादी में इतना अहम रोल अंजाम दिया है वो यकीनन रुक्मणी नहीं थी बल्कि उसकी रूह थी, उसका भूत था, और एक भूत से भूत ही का ताल्लुक हो सकता है। इसलिए यकीनन इंदिरा भी रंबा के कहने के मुताबिक भूत ही है। वह बुढ़िया की बात का कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया। उसका जहन तकरीबन माऊफ हो चुका था। उसे अपने सोचने और समझने की कुव्वत बेहिस होती नजर आ रही थी। वह बेमकसद चलता हुआ न जाने कहां कहां की खाक छानता फिरा, किन किन गलियों और बाजारों में से गुजरा। आखिर कुछ देर के बाद अपने हवास पर जब उसने काबू पाया तो खुद को शहर की फसील से बाहर उसी दरख्त के साए में पाया जहां से वो बहुत देर बैठकर रुक्मणी के मकान की जानिब गया था। एक मर्तबा फिर वो उसी दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। आखिर बड़ी देर सोचते सोचते उसे पंडित रामधन का ख्याल आया जिसने उसकी और इंदिरा की शादी की थी। उसने सोचा कि पंडित महाराज से कोई मदद हासिल करना चाहिए। उसे याद था कि वो पंडित अपने आप को शिव जी के बड़े मंदिर का पुजारी बता रहा था जिसके जगमगाते हुए कलिस उसे उस वक्त भी नजर आ रहे थे। पुजारी का भारी भरकम जिस्म और चौड़ा चेहरा उसकी निगाहों में घूम गया। वो अपने तसव्वुर की आंखों से पुजारी की दाहिनी आंख के नीचे एक जख्म का बड़ा गहरा निशान अब तक देख रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे पुजारी फेरों की रात उसके सामने बैठा हुआ मंत्र पढ़ रहा था और वो हैरत से उसकी जानिब तके जा रहा था। पंडित महाराज का ख्याल आते ही उसके दिल को जरा तस्कीन हो गई और दिमाग में उठता हुआ तूफान कुछ दब गया। वो काफी थक चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसने उसी वक्त मंदिर में जाने का फैसला कर लिया और वह मजीद कुछ सोचे बगैर मंदिर की जानिब चल पड़ा जो फसील से बाहर बना हुआ था और जिसके सुनहरे कलिस धूप में जगमगा रहे थे। 10 मिनट बाद ही
वो मंदिर की अजीम लेकिन पुरानी इमारत के सामने खड़ा था। बड़े दरवाजे पर एक पुजारी खड़ा था। दिलीप ने उसे पूछा, मैं बड़े पंडित जी महाराज से मिलना चाहता हूँ। क्यों, क्या काम है? पुजारी ने उसे घूरते हुए कहा। एक शादी के मुताल्लिक उनसे पूछना है। पुजारी ने समझा कि शायद कोई शादी होने वाली है जिसके लिए वो पंडित जी को बुलाने आया है। चूंकि आमदनी का मामला था इसलिए वो फौरन उसे बड़े पंडित जी की कुट्टी में ले गया, वरना उसके अंदाज से तो ये जाहिर हो रहा था कि जैसे वो उसे बाहरी से डांट कर भगा देगा। पंडित जी की कुट्टी मंदिर की इमारत में ही बना हुआ एक शानदार कमरा था। एक शानदार चौकी पर गांव तकिए के सहारे पंडित जी बैठे थे। चौकी पर शेर की खाल बिछी हुई थी। दिलीप ने पहली ही नजर में नौजवान पंडित को देखकर पहचान लिया कि ये वो पंडित नहीं है। पंडित ने दिलीप के कमरे में दाखिल होते ही उससे सर से पांव तक देखकर पूछा, महाशय, कैसे कष्ट किया? मुझे बड़े महाराज से मिलना था। मेरा मतलब है कि मंदिर के बड़े पंडित जी से। इस मंदिर का तो बड़ा पुजारी मैं ही हूँ। कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? आप हैं? उसने हैरत से कहा। मेरा मतलब जिन पंडित जी से है वो तो काफी बूढ़े थे। दरअसल अब से 3 माह पेशतर उन्होंने मेरी शादी की थी। इस सिलसिले में उनसे कुछ जरूरी बातें मालूम करनी थी। पंडित जी का चेहरा जो कुछ देर पहले इस खुशी से दमक रहा था कि अब शादी कराने के लिए जाना है और बहुत कुछ दक्षिणा वगैरह लेकर आना है, दिलीप के मुंह से ये बात सुनकर उतर गया और उन्होंने बड़े सख्त लहजे में कहा, पता नहीं किस पंडित ने तुम्हारे फेरे कराए होंगे। अब मेरे पास शहर के पंडितों की फहरिस्त तो है नहीं जो तुम मुंह उठाए यहाँ चले आए और मेरा वक्त खराब किया। महाराज, उन्होंने अपने आप को इसी मंदिर का पुजारी बताया था और देखिए, शायद पंडित रामधन, उन्होंने यही नाम बताया था। पंडित रामधन? नौजवान पंडित ने किसी कदर चौंक कर हैरत से कहा, यह तो मेरे पिताजी का शुभ नाम है। कब हुई थी तुम्हारी शादी? यही कोई 3 माह हुए होंगे, उसने जवाब दिया। छोटे पंडित के चेहरे पर और ज्यादा हैरत के आसार फैल गए। तुम्हें उनकी सूरत शक्ल याद है? जी हाँ, बड़ी अच्छी तरह। अच्छे सेहतमंद थे। और हाँ, याद आया, उनकी दाहिनी आंख के नीचे एक गहरा जख्म का निशान था। ये तो वाकई मेरे पिताजी का हुलिया है। उनकी ही दाहिनी आंख के नीचे जख्म का निशान था। लेकिन बस तो मैं उन्हीं से मिलना चाहता हूँ, दिलीप ने जल्दी से पंडित की बात काट कर कहा। लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, पंडित जी ने दोबारा उसकी जानिब हैरत से घूरते हुए कहा। अच्छी तरह याद करो कि तुम्हारी शादी कब हुई थी। जनाब, मेरी शादी हुई है। मैंने पंडित जी को इन आंखों से खुद देखा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 3 माह पहले एक रात को, जबकि बादल खूब घिरे हुए थे और बारिश होने वाली थी, उन्होंने मेरी शादी की थी। इसमें भला हैरानी की क्या बात है? और अब आप खुद तस्लीम कर रही हैं कि पंडित रामधन आपके पिताजी का नाम है। दूसरा, वो हुलिया जो मैंने बताया है वो भी आपके पिताजी से मिलता है। फिर या तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या मेरा, पंडित जी ने बड़े सुकून और आहिस्तगी से कहा और निगाहें उसके चेहरे पर गाड़ दी। मैं समझा नहीं। क्यों? आखिर इसलिए कि मेरे पिताजी पंडित रामधन को स्वर्गवास हुए 1 साल का अरसा हो चुका। जी, वो स्वर्गवास हो गए? दिलीप ने हैरत से कहा और उसे अपना दिल सीने में बैठता हुआ महसूस होने लगा। एक लम्हे के लिए उसे ऐसा नजर आया जैसे हर चीज घूम रही है। पंडित जी, तख्त, कमरा, मंदिर और जमीन, आसमान, गर्ज, हर चीज चक्कर काट रही है। उसे अपने जिस्म का तवाजुन संभालना मुश्किल हो गया। बमुश्किल उसने दरवाजे का सहारा लिया और फिर पंडित जी से कुछ कहे बगैर लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर निकल गया और पंडित उसे मुतहैयर नजरों से घूरता रह गया। दिलीप को हैरत थी कि वो पंडित से यह खबर सुनने के बाद बेहोश होकर क्यों ना गिर पड़ा। खौफ और दहशत के मारे वो पसीने में शराबूर हो चुका था और इस तरह हाँप रहा था जैसे बड़ी दूर से भाग आया हो। सारे दिन की आवारागर्दी और थकान ने उसे निढाल कर दिया और उस पर ये अजीबोगरीब हालात। अब उसमें एक कदम चलने की भी शक्कत बाकी न रही। लेकिन भूख भी बड़ी सख्त लग रही थी, इसलिए वो किसी न किसी तरह गिरता पड़ता फिर शहर में पहुंचा और एक मामूली से होटल में घुसकर कुछ खाया पिया। खाने पीने और थोड़ी देर आराम करने के बाद उसके हवास कुछ ठिकाने हुए और वो इस काबिल हो सका कि आइंदा के लिए कुछ सोच समझ सके। अब उसे इंदिरा के भूत होने में कोई शुबा बाकी न रहा और उसके दिल में अपनी खूबसूरत बीवी की जानिब से एक दहशत बैठ गई। अब वो जब ये सोचता कि वो इंदिरा के साथ रहेगा तो उसकी रूह कांप उठती और उसे ऐसा महसूस होता जैसे सैकड़ों गैर मरई हाथ उसकी गर्दन के गिर्द लिपटे हुए उसे अपनी जानिब खींच रही हैं। इंदिरा का ख्याल आते ही उसे रंबा का भी ख्याल आया, जिसने उसे इस खतरे से आगाह किया था। वो गुलनार चेहरे वाली लड़की उसके तस्वुर में पूरी तरह बस गई। वो सोचने लगा, कितनी प्यारी, अक्लमंद और सलीका शार है रंभा, और यकीनन वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, वरना उस रात को तन्हाई में
वो मुझे इस कदर आगे बढ़ने की इजाज़त कभी ना देती। इसके अलावा अगर उसको मुझसे मोहब्बत या हमदर्दी ना होती तो वो इंदिरा का ये राज मुझ पर क्यों खोलती। रंभा के ख्याल से उसे एक गौना सुकून हासिल हुआ और उसने सोचा कि अगर रंभा से उसकी शादी हो जाए तो सारे झगड़े खत्म हो जाएं। इंदिरा को छोड़ने से जो खला उसकी जिंदगी में पैदा हो जाएगा वो भी पूरा हो जाएगा। रंभा भी उसे हासिल हो जाएगी और मुस्तकबिल के खतरात से भी वो बच जाएगा। वरना अगर वो इसी तरह भूतों के दरमियान रहता रहेगा तो ना जाने कब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कब कोई भूत की बच्ची उसका गला घोंट दे। क्या खबर इंदिरा ही कभी जलन या गुस्से में आकर उसकी मालिकुल मौत साबित हो। यही तमाम नशेब फराज सोचकर उसने मुसम्मम इरादा कर लिया कि वो आज घर वापस जाने की बजाय इसी वक्त रंभा के पास जाएगा और उससे मिलकर इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। उसने सोचा, एक मुर्दा औरत की रूह के साथ जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। अव्वल तो उम्मीद है कि रंभा ज़रूर मुझे इस उलझन से निजात दिला देगी, वरना दूसरी सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जीतगढ़ को हमेशा के लिए खैरबाद कह देना पड़ेगा। ये सोचकर वो उठ गया। उस वक्त शाम हो चुकी थी। 3/4 से भी ज्यादा दिन इसी भागदौड़ की नजर हो चुका था। पहाड़ी रास्ता था, इसलिए रंभा के रेस्टोरेंट तक पहुंचने के लिए भी कम से कम 2-3 घंटे दरकार थे। लेकिन कल जब वो गए थे तो वो 2 आदमी थे और अब वो अकेला। उसने सोचा कि पत्थरों में ठोकरें खाने की बजाय क्यों ना एक कश्ती किराए पर ले ली जाए और बर्मा नदी के जरिए रास्ता तय किया जाए। ये तजवीज़ बेहतर थी। इसलिए वो पहाड़ी रास्तों की बजाय नदी के घाट पर पहुंच गया। घाट से लगी हुई बहुत सी छोटी बड़ी कश्तियां खड़ी हुई थी। यहाँ हर वक्त कश्तियां किराए पर मिल जाती थी। कस्बा रामगढ़ जाने वाले लोग या तफरी की गर्ज से इधर उधर घूमने वाले लोग कश्तियां किराए पर लेते थे और घूम फिर कर फिर वापस घाट पर पहुंच जाते। दिलीप ने भी अपने लिए एक छोटी सी कश्ती पसंद कर ली और उसका किराया अदा करके चप्पू संभाल कर कश्ती में जा बैठा और आहिस्ता आहिस्ता चप्पू चलाते हुए कश्ती का रुख कस्बा रामगढ़ की जानिब फेर दिया। आसमान पर हल्के हल्के बादलों के छोटे छोटे टुकड़े सुबह ही से तैरते फिर रहे थे और अब तो सारे आसमान पर घटा छा गई और वो भी थोड़ी ही दूर गया होगा कि तूफान की आमद के आसार शुरू हो गए। हवा तेज हो गई और बादलों के दिल ज्यादा गहरे और ज्यादा स्याह होने लगे। हर तरफ अंधेरी सी छाने लगी। उसके पास बारिश या तूफान से बचने के लिए कुछ भी ना था। न छतरी थी, न बरसाती कोट, ना ही कोई और जरिया। इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने खंदा पेशानी से तूफान का इस्तकबाल किया, क्योंकि खुद उसके सीने में, उसके दिमाग में, उसके ख्यालात में एक जबरदस्त तूफान उठ रहा था। यह हवा और बारिश का तूफान जिसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। चूंकि दरिया की मुखालिफ सिमत में वो जा रहा था, इसलिए कश्ती बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। हवा दम बदम तेज होती जा रही थी। आसमान पर बादलों का दिल बढ़ता चला जा रहा था, बल्कि अब तो गिड़गिड़ाहट और बिजली की चमक भी होने लगी। वह तेज हवा की सनसनाहट और बादलों की खौफनाक गरज से बेपरवाह अपनी पूरी कुव्वत के साथ कश्ती खींचने में मसरूफ था। वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह तूफान आने से पेशतर वो अपना दरियाई रास्ता तय कर ले। रंभा का चेहरा उस वक्त भी उसके तस्वुरात में मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ चप्पुओं पर चल रहे थे, लेकिन उसका जहन रंभा के गिर्द ताने बाने बुन रहा था। अंधेरा अब चारों तरफ फैल गया। सूरज भी गुरूब हो रहा था और फिर चारों तरफ काले काले बादलों ने कब्जा जमा रखा था। बड़ी हिम्मत और मेहनत करके उसने अपना दरियाई सफर तकरीबन खत्म कर लिया। सामने ही उसे वो चट्टान नजर आ रही थी जिस पर रात वो रंभा के साथ बैठा था, जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा हसीन, पुरस्रार, दिल नवाज लम्हे गुजारे। यकायक तेज हवा ने खौफनाक आंधी की शक्ल इख्तियार कर ली और बादलों की आवाज कानों के पर्दे फाड़ने लगी। बिजली की चमक से निगाहें खीरा होने लगी। चारों तरफ धुंध और स्याही फैल गई, जिसमें लम्हा लम्हा भर बाद बिजली चमकती तो ऐसा मालूम होता जैसे लालटेन की बत्ती भड़क रही हो। उसकी छोटी सी कश्ती आंधी का मुकाबला ना कर सकी और डोलने लगी। उसने सोचा कि अगर और कुछ देर वो इसी तरह पानी में रहा तो कश्ती जरूर उलट जाएगी। चुनाचे उसने फौरन कश्ती किनारे से लगा ली और छलांग मारकर खुशकी पर पहुंच गया। कल रात को जब वो रंभा के साथ आया था तो चांदनी रात थी। इसके अलावा एक हसीन राहबर साथ था, इसलिए उसने रास्तों के पेचो खम पर गौर नहीं किया। अब उसको अकेले इस अंधेरे और तूफान में रास्ता तलाश करना पड़ा तो बड़ी दिक्कत हुई। ये उसे यकीन था कि शुमाल मशरिक के कोने में उस चट्टान से कोई 1 या सवा मील के फासले पर रंभा का रेस्टोरेंट और रहने का मकान है, इसलिए उसने ज्यादा हरासा होना मुनासिब न समझा और सिम्मत का अंदाजा करके अंधेरे में बगैर पकडंडी तलाश किए चल पड़ा। कभी कभी बिजली चमक कर उसे रास्ता दिखा देती। बादलों की गिड़गिड़ाहट से अंदाजा होता कि बस अब कोई दम में बारिश शुरू होने वाली है। वो अपने हवास मुज्तमा किए
बड़ी तेजी से मंजिल मकसूद की जानिब जा रहा था। अंधेरे में कई बार वो पत्थरों में उलझ कर गिरा, दरख्तों से टकराया, लेकिन वो हिम्मत करके आगे ही आगे बढ़ता चला गया। वो चाहता था कि बारिश शुरू होने से पहले वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाए, या कम से कम कोई जगह उसे नजर आ जाए जिसके साए में पनाह लेकर वो भीगने से बच सके। अब उसने करीब करीब भागना शुरू कर दिया। एक बार बिजली चमकी तो उसने दूर से वो बहुत बड़ा बोर्ड का दरख्त देखा जिसके नीचे जट्टाओं का एक जाल सा फैला हुआ था। उस दरख्त को देखकर उसे अंदाजा हो गया कि अब वो रेस्टोरेंट से ज्यादा 150 गज के फासला पर है, लेकिन अभी वो तकरीबन 10 गज ही और चला होगा कि बारिश शुरू हो गई। बड़ी बड़ी बूंदें पहले एक एक दो दो करके गिरी और उसके बाद बौछार शुरू हो गई। आंधी और तेज हो गई और उसे बादलों की गिड़गिड़ाहट में कई बार दरख्तों के गिरने या मोटी मोटी शाखों के टूटने का गरजता हुआ शोर सुनाई दिया। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि अगर वो इसी तरह 2 मिनट और बारिश में दौड़ता रहा तो बिल्कुल भीग जाएगा, इसलिए बेहतर है कि कोई जाए पनाह तलाश की जाए। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। एक बार जोर से बिजली कौंदी तो उसे बाएं जानिब दरख्तों के झुंड में एक वीरान सी इमारत का गुंबद नजर आया। गुंबद देखते ही बगैर सोचे समझे उसकी जानिब भाग पड़ा, और उससे पहले कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें उसे शराबूर कर देती, वो इमारत के बाहर वाले साइबान में पहुंच गया। ये एक छोटी सी मंदिर नुमा इमारत थी जो वीरान पड़ी थी, जिसमें शायद बरसों से किसी आदमजाद ने कदम न रखा हो। शायद कोई और वक्त होता तो वो इस वीरान इमारत में कभी पनाह ना लेता, लेकिन उस वक्त मजबूरी थी। इसके अलावा दूर दूर तक कोई इमारत या साया नजर न आता था। थोड़ी देर साइबान में खड़ा रहकर वो इधर उधर देखता रहा। इमारत का अंदरूनी दरवाजा खुला हुआ था। सुना है कि जब चारों तरफ खतरात होती हैं तो इंसान की छठी हिस्स बेदार हो जाती है। चुनाचे उस वक्त भी उसी छठी हिस्स ने उसे मशवरा दिया कि बाहर साइबान में खड़ा रहने के बजाय उसे अंदर के कमरे में जाकर बैठ जाना चाहिए। चुनाचे ये सोचकर वह फौरन अंदरूनी इमारत में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब उसकी निगाहें अंधेरे की आदी हो गईं तो उसने धुंधली धुंधली दीवारों को देखा जो बरसों से साफ और कलई नहीं हुई थी। अंदर एक खास किस्म की बू फैली हुई थी जो अमूमन ऐसी इमारतों में पैदा हो जाती है जो बरसों से वीरान और बंद पड़ी हों। अंधेरे में उसने दीवारों को टटोला तो एक जानिब उसे दूसरा दरवाजा बना हुआ नजर आया। उस दरवाजे में से झांक कर देखा तो सामने एक छोटा सा अहाता था जिसमें कब्रें सी बनी हुई थी। अहाता के चारों तरफ कद्दे आदम दीवारों का हिसार था जो कूदकर बासानी पार किया जा सकता था। कब्रें देखकर उसे पता चला कि जिसे वो मंदिर समझ रहा था दरअसल मंदिर नहीं था बल्कि मकबरा था, और अहाता आम लोगों का कब्रिस्तान था। उस वक्त ना जाने क्यों दिलीप बार बार ये महसूस कर रहा था कि जैसे इस खूबसूरत वादी में उसके अलावा कोई इंसान नहीं। बाहर तूफान का जोरो शोर पहले से कुछ कम पड़ गया, लेकिन बारिश बदस्तूर हो रही थी। वो खुश था कि मंदिर की पनाहगाह में आकर भीगने से बच गया, वरना अब तक ना जाने क्या हाल हुआ होता। वो अंधेरे में दीवार की टेक लगाकर बैठ गया। चूंकि थका हुआ था और इतनी जोर से भाग कर आया था, इसलिए उसकी सांस अभी तक बेतरतीब और तेज चल रही थी। लेकिन अभी उसका सांस पूरी तरह दुरुस्त भी ना हुआ था कि उसे साइबान में कुछ कदमों की आहट महसूस हुई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कदमों की चाप तेज होती गई और जरा सी देर के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दरवाजे को धक्का दे रहा है। खौफ और दहशत के मारे उसका दिल इतनी जोर जोर से उछलने लगा जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकल पड़ेगा। उसने अपना सांस तक रोक लिया और दम बखुद होकर बैठ गया। ये तो अंदर से बंद है। एक लड़की की आवाज अंधेरे को चीरती हुई उसके कानों से टकराई। दिलीप को ऐसा लगा जैसे वो कमला की आवाज हो। लड़की की आवाज कह रही थी, क्या हमें कबाड़ों की दर्ज में से होकर अंदर घुस जाना चाहिए? वो अब बाहर नहीं जा सकता। ये उसकी बीवी इंदिरा की आवाज थी जिसे उसने फौरन पहचान लिया और अब डर के मारे उसकी रूह फना हो गई। उसकी बीवी ने कमला की बात का जवाब देते हुए कहा, इस शैतान के लिए मुझे कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है कि ऐसी तूफानी रात में उसे ढूंढती फिर रही हूँ। बहरहाल फिक्र की कोई बात नहीं, घर चलकर मैं उससे सब कुछ पूछ लूंगी कि उसने किस हुराफा के पास वो रात गुजारी है और क्यों गुजारी है, जबकि उसने हमेशा के लिए मुझसे मोहब्बत करने की कसम खा ली थी। चलो कमला, फिलहाल उसे तो यहीं रहने दो, यहाँ से भागकर वो जाएगा भी कहाँ। पहले मैं जरा उस फाशिया रंबा से निमटना चाहती हूँ। उसने मुझे आखिर समझा क्या है, चुड़ैल। मेरे शौहर पर बदनियती करने को रह गई थी। आवाज खामोश हो गई और कदमों की आहट उसे दूर हटती हुई महसूस हुई
और रफ्ता रफ्ता फासला पर जाकर खामोश हो गई। दिलीप अंदर दीवार के सहारे खड़ा हुआ थर थर कांप रहा था। खौफ के बायस उसके जिस्म का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया, हलक खुश्क हो गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दम घुट रहा है। बारिश से वो बच गया था, लेकिन पसीने से शराबूर हो गया। हालांकि काफी ठंड हो रही थी और बड़ी तेज हवा चल रही थी। बाहर तूफान 12 अब बिल्कुल रुक चुका था, सिर्फ हवा का जोर बाकी था। बिजली की चमक और कड़क भी बदस्तूर थी। बिजली चमकती तो ऐसा महसूस होता जैसे वो दिलीप की बेबसी और मुसीबत पर हंस रही हो। यकायक उसने सोचा कि क्यों न कब्रिस्तान के अहाता की दीवार फांद कर बाहर भाग जाऊं और किसी महफूज जगह जाकर पनाह ले लूं। ये सोचते ही उसने अपने आप को संभाला, दिल को जरा ढारस बंधाई और टूटे हुए दरवाजे में से कब्रिस्तान के अहाता में निकल गया। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। काले काले बादलों के दल गिड़गिड़ाते फिर रहे थे। बड़ा हैबतनाक मंजर था। रात का वक्त, खौफनाक अंधेरा और फिर कब्रिस्तान। यानी जिस कदर दहशत अंगेज चीजें दुनिया में हो सकती हैं वो सब उस जगह एक ही वक्त में इकट्ठी हो गईं। मकबरा से निकलकर उसने अहाता में अभी एक ही कदम बढ़ाया था कि उसके पैर जहां थे वहीं रुक गए और दहशत के मारे उसे अपना खून रगों में जमता हुआ महसूस होने लगा। रंभा के रेस्तोरां की जानिब से एक तेज और खौफनाक नुस्वानी चीख उसके कानों के पर्दे फाड़ती हुई गुजर गई और उसके बाद किसी औरत के चिल्लाने की आवाजें मुसलसल उसके कानों से टकराने लगी। अरे कोई बचाओ, खून कर दिया, खून हो गया, हाय जालिम ने मार डाला। चीखें मुसलसल आ रही थी। कोई मदद के लिए बराबर चिल्लाए जा रहा था। उसके साथ कुछ और औरतों की आवाजें भी मिली जुली गूंज रही थी। जरा सी देर में ही उस वीराने में एक हंगामा समझ गया। ऐसा महसूस होता था जैसे 3-4 औरतें आपस में धींगा मुश्ती कर रही हों, एक दूसरे को गालियां और कोसने दे रही हों, एक दूसरे को काट रही हों, मार रही हों, रो रही हों और चीख रही हों। आवाजें इस कदर तेज और अजीब थीं कि सुनकर दिलीप का कलेजा दहला जा रहा था। कम से कम ये उसे यकीन हो गया कि ये आवाजें इंसानी नहीं हो सकती। इंसानी आवाजें इस कदर तेज और खौफनाक कभी नहीं होती। तमाम आवाजें गुनगुनाहट के साथ आ रही थी, जैसे बोलने वालियां नाक में बोलने की आदी हों, या ये तमाम आवाजें किसी गहरे कुएं में से निकल रही हों। और चीखों की आवाज इस कदर तेज थी कि कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। दिलीप ने सुन रखा था कि भूतों की आवाज इंसानी आवाजों से बहुत तेज होती है, इसलिए उसे फौरन यकीन हो गया कि ये आवाजें इंसानी बिल्कुल नहीं हैं, भूतनियों और बदरूहों की हैं। अपनी बीवी और कमला के मुतल्लिक तो उसे यकीन हो गया कि वो दोनों चुड़ैले और बदरूहे हैं, लेकिन और दूसरी औरतें कौन हैं ये उसकी समझ में ना आ रहा था। कहीं वो रंबा और उसकी माँ की आवाजें तो नहीं हैं। एक लम्हे के लिए उसके दिल में ख्याल आया और वो थर थर कांप उठा। यकायक एक अजीब सी खड़खड़ाहट ने उसके ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। उसने चौंक कर आवाज की तरफ देखा तो अंधेरे में उसे एक लंबे चौड़े आदमी का धुंधला सा साया कब्रिस्तान में से अहाता की दीवार फांद कर बाहर जाता हुआ नजर आया। अहाता की दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदते हुए उस साये ने वैसी ही खौफनाक और गुनगुनाती हुई आवाज में कहा, शंकर, क्या तुमने ये चीखो पुकार की आवाजें सुनी हैं? और ये कहकर वो दूसरी जानिब कूद गया। फिर साये की आवाज सुनकर एक टूटी हुई कब्र में से एक और टेढ़ा मेढ़ा और कुबड़ा सा साया उभरा और बाहर निकलकर दीवार की जानिब बढ़ा। उससे दूसरे साये की कमर मुड़ी हुई थी और वह बड़ी मुश्किल से खांसता हुआ एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। ऐसा मालूम होता है ये भूत किसी ऐसे आदमी का है जो दमा की बीमारी में मरा हो, दिलीप ने अपने दिल ही दिल में कहा और माथे से पसीना पहुंचकर वो बगैर आहट पैदा किए दरवाजे का सहारा लेकर खड़ा हो गया। अरे उधर तो कत्लो गारत मची है। पहले वाले लंबे चौड़े साये की आवाज अंधेरे में गूंजी, जो दीवार की दूसरी तरफ कूद गया था। शंकर, जल्दी जाओ, जरा चलकर देखें कि क्या मामला है। शंकर का भूत ये सुनते ही खरगोश की तरह उछला और हवा की तरह दीवार के उस पार कूद गया। दिलीप को दोनों मर्द भूतों के कदमों की चाप रंभा के रेस्टोरेंट की जानिब जाती हुई महसूस हुई और 1 मिनट बाद ही उसे मर्द की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, कमबख्तो, खामोश रहो। क्यों तुमने चीख चीख कर सारी वादी को सर पर उठा लिया है? अगर तुम चारों एक साथ इसी तरह चीखती रही तो मैं किस तरह किसी की बात सुन सकूंगा? यकायक दिलीप के कानों में रंबा के चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं और कुछ इस तरह की आवाजें भी जैसे कोई किसी को जमीन पर घसीट रहा हो और मार रहा हो। रंबा की आवाज सुनकर उसके बदतरीन अंदेशे की तस्दीक हो गई और उसका दिल उसके सीने में बैठने लगा। उसके असाब जवाब दे गए और दिमाग चकराने लगा। तो क्या रंबा और उसकी माँ शांति देवी भी
भूतनियां और बदरूहें थीं। ये ख्याल आते उसकी रीढ़ की हड्डी में चूंटियां सी रेंगने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो गया है और क्या हो रहा है। यकायक उसे महसूस हुआ जैसे वो तमाम हंगामा कब्रिस्तान के अहाते की उस दीवार के पीछे आ गया है। आवाजें बिल्कुल करीब आ गई थी, बल्कि किसी ने दीवार को जोर जोर से थपथपाया भी। चुड़ैल, तू समझती होगी कि मुझे तेरी हरकतों का पता नहीं होगा। ये उसकी बीवी की आवाज थी। फिर ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने किसी को धक्का दिया हो और वो गिर पड़ा हो। और इसके साथ ही रंभा के रोने की आवाज फिर शुरू हो गई। खामोश रहो, मर्द की भारी भरकम आवाज आई। मैं अभी सुनता हूँ क्या मामला है। एक लम्हा खामोश रहकर मर्द की आवाज फिर आई। मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कौन हो और यहाँ के अमन में खलल डालने क्यों आई हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये इलाका मेरा है और किसी दूसरे के इलाके में जाकर इस तरह की धींगा मुश्ती करना खिलाफे कानून है? मैं तो अपने शौहर को तलाश करने आई हूँ। ये उसकी बीवी इंदिरा की आवाज थी। मुझे मालूम है कि वो इस रंभा से मिलने आया था और यहीं कहीं छुपा हुआ है। ये सुनकर दिलीप का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसे यकीन हो गया कि वो जल्द या बदेर जरूर तलाश कर लिया जाएगा। इन भूतों से छुपा हुआ नहीं रह सकता। और एक मर्तबा जब वो उसे तलाश कर लेंगे तो फिर खुदा जाने उसका क्या हशर किया जाए। इंदिरा की आवाज ने उसे फिर अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। वो कह रही थी, सरदार, हम बाकायदा शादीशुदा हैं। इस आवारा लड़की ने मेरे शौहर को फांस लिया है और गुमराह कर दिया है। वो कल मेले के दिन उसके पास यहाँ आया था और फिर वापस नहीं गया। मैं अपनी मुलाजमा को साथ लेकर उसे तलाश करती फिरती हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई खता नहीं। रंभा ने रोते हुए बामुश्किल हिचकियों पर काबू पाते हुए कहा। दिलीप को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका दिल मसोस दिया हो। वो रंभा को बड़ी शिद्दत से प्यार करने लगा था। उसकी मोहब्बत उसकी रग रग में रच गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो जालिम भी भूत ही है। चल, बहुत ज्यादा बातें ना बना, इंदिरा की गुस्से में भरी हुई आवाज आई। मैं जानती हूँ तू कितनी नेक और शरीफ है, आवारा कहीं की। मेरे बस में हो तो तुझे हजारों चाकुओं से कचोके दे देकर मारूं। उसके बाद दिलीप को ऐसा महसूस हुआ जैसे इंदिरा रंभा के बाल पकड़कर नोच रही हो और उसे दोबारा मारने लगी हो। और रंभा फिर चीखने चिल्लाने लगी, छोड़ो इसे। मर्द की गुसीली आवाज चीखी, और इत्मीनान से मुझे पूरा वाकया बताओ, क्या मामला है? दरमियान में गड़बड़ मत करो। अच्छा, पहले तुम बताओ। इसके जवाब में रंभा की माँ शांति की आवाज आई। हम दोनों माँ बेटियां इत्मीनान और अमन चैन के साथ जिंदगी गुजार रही थीं। हमने कभी किसी शख्स को नुकसान न पहुंचाया। ये जालिम औरत भी महाराजा की यहाँ मुलाजिम थी और मेरी लड़की रंभा भी। इस औरत को अपने वालन बजाने पर बहुत नाज था, लेकिन कुछ दिनों के बाद महाराजा और दूसरे तमाम आदमी ये महसूस करने लगे कि रंभा वालन बजाने में उससे बढ़ती जा रही है, और अगर उसकी तरक्की की यही रफ्तार रही तो बहुत जल्द वो सारे मुल्क में मशहूर हो जाएगी और उसके मुकाबले का कोई आर्टिस्ट ना होगा। ये इंदिरा मेरी लड़की की तरक्की और शोहरत देखकर जलने लगी, और उसी जलन में एक रोज उसने मौका पाकर रंभा को महाराजा के महल की चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। और एक बार उसे जान से मारने के बाद ये आज उसे दोबारा कत्ल करने आई है, और यकीनन ये दोबारा उसे जान से मार डालती अगर तुम ऐन वक्त पर ना आ जाते। मैं जानता हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है, भूतों के अफसर ने तसल्ली भरे अल्फाज में कहा। रंभा एक बहुत नेक और अच्छी लड़की है। फिर शायद उसने इंदिरा को मुखातिब करते हुए कहा, सुनो औरत, अगर रंभा ने तुम्हारे खामंद की मोहब्बत हासिल की थी या किसी तरह उसे फांसने की कोशिश की थी तो पहले तुम्हें शिकायत लेकर मेरे पास आना चाहिए था। ये क्या कि आते ही गुंडों की तरह हंगामा शुरू कर दिया। कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। मैं तुम्हारे मुतालिक शिकायत की रिपोर्ट बड़े अफसरान के पास जरूर भेजूंगा और तुम्हें करार वाकई सजा दिलवाऊंगा। कहाँ रहती हो तुम? शंकर, जरा इस औरत का नाम और पता लिख लो। पहले मैं बड़े मंदिर में रहती थी, लेकिन अब अपने शौहर के साथ रहती हूँ, इंदिरा ने जवाब दिया। तुम कहती हो कि तुम्हारी बाकायदा शादी हुई है, किसने कराई थी ये शादी और किस पंडित ने शादी की रसूम अदा की? अफसर ने सवाल किया। मंदिर के बड़े पुजारी पंडित रामधन ने शादी की रस्म अदा की और रुक्मणी दलाला ने हमारा रिश्ता तय कराया, जो शेरों वाले गेट में रहती है। सरदार की आवाज आई। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश न करना, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ सरदार, इंदिरा ने नरम लहजा में जवाब दिया। यकायक दिलीप को ख्याल आया, जल्द ही जब ये मामला खत्म हो जाएगा तो ये लोग उसे तलाश कर लेंगे, इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी से दरवाजे के रास्ते भाग जाना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। ये सोचकर वो दबे कदमों से फिर वापस मकबरे में दाखिल हुआ और बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर कुछ दूर पंजों के बल चलता हुआ गया, ताकि कदमों की चाप सुनकर वो लोग उसके भागने से वाकिफ ना हो जाएं। और जब उसने समझ लिया कि अब
मैं उनकी जद से बाहर आ गया हूं तो उसने बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से वो सब अपने झगड़ों में लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने भी उसके दरवाजा खोलने या भागने की आहट पर ध्यान नहीं दिया। दिलीप बेतहाशा भागता रहा। कोई आधा मील दौड़ने के बाद उसने एक ऊंची जगह खड़े होकर पीछे नजर डाली तो उसने देखा कि रेस्टोरेंट की इमारत उसके बिल्कुल नीचे रह गई थी और उसके सामने ही दूसरी इमारत का गुंबद भी हल्के अंधेरे में सर उठाए नजर आ रहा था, जिसे रंभा ने अपनी रहाइश का बताया था और जिसमें वो भी एक रात गुजार चुका था। जिस जगह बुलंदी पर वो खड़ा था उसके ऐन नीचे रेस्टोरेंट की इमारत थी। चूंकि पहाड़ी चक्करदार रास्तों पर उसे दौड़ना पड़ा था, इसलिए फासला कुछ ज्यादा मालूम होता था। हालांकि असल में उस जगह से जहां वो खड़ा था रेस्टोरेंट का सही फासला ज्यादा से ज्यादा 500 गज होगा। लेकिन कुछ देर खड़े होकर उसने जब बगौर देखा तो पता चला कि जिसे वो कल दिन में होटल समझता रहा था, दरअसल वो रेस्टोरेंट की इमारत नहीं थी बल्कि एक उजड़े हुए और शिकस्ता मंदिर की इमारत थी। वो मकबरा भी उस मंदिर के बराबर ही उसे नजर आ रहा था जिसमें से अभी वो निकल कर भागा था। चूंकि वो पहले ही काफी खौफजदा हो रहा था, इसलिए उसने मजीद इस मामले पर सोचना मुनासिब न समझा और फिर आगे की जानिब भागना शुरू कर दिया। ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों पर वो दौड़ता रहा, कभी चढ़ान पर और कभी ढलान पर। जूं जूं वो भाग रहा था उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। एक तेज ठंड उसे अपनी रगों में दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इस पूरी वादी में भूत रहते हों। इधर उधर जहां तहां उसे अजीब अजीब से साए हरकत करते हुए महसूस हो रहे थे। अजीब अजीब किस्म की मध्यम मध्यम आवाजें उसकी समाज से टकरा रही थीं और वह अपनी पूरी कुव्वत से भागा जा रहा था। भागते भागते उसे ख्याल आया कि सुबह वो और उसका दोस्त कैसे इत्मीनान के साथ इन रास्तों पर जा रहे थे और अब वो किस बुरी तरह खौफजदा होकर भाग रहा था। उसे रमेश पर उस वक्त सख्त गुस्सा आ रहा था जो उसे इस वादी में लेकर आया और इस सारी मुसीबत का बायस बना। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो यहाँ से जाकर सुबह होते ही सबसे पहले रमेश के मकान पर जाएगा और उसे यह सारी बात बताएगा। दिल ही दिल में इसी किस्म की बातें सोचता हुआ वह भागता जा रहा था। यक पगडंडी के एक मोड़ पर वह मुड़ा तो उसने देखा कि रास्ते के किनारे दरख्तों के साए में दो औरतें खड़ी हैं। दिलीप ने एक औरत के गले में सुरख रेशमी रुमाल लिपटा हुआ देखकर फौरन पहचान लिया कि वो रुक्मणी थी और दूसरी औरत भी फौरन पहचान में आ गई क्योंकि उसके खुले हुए बाल भीगे हुए थे और उनसे पानी के कतरात टपक रहे थे। वो उसकी सौतेली सास जमुना देवी थी। वो एक सेकंड के लिए ठहर गई। ऐसी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो मास्टर दिलीप? रुक्मणी ने उसे देखकर पुकारा। हम कब से यहाँ खड़े तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ये जमुना की आवाज थी। दिलीप की रूह खौफ के मारे कांप उठी। उसने सोचा कि अभी तक वो भूतों के हलके से नहीं निकला और ये सोचकर उसने अपनी पूरी कुव्वत के साथ दोबारा भागना शुरू कर दिया। भागते हुए उसे अपनी पुश्त पर दोनों बूढ़ी औरतों के खोखले कहकों की बड़ी भयानक आवाज सुनाई दी और खौफ से उसकी हड्डियों का गूदा तक जम गया। आधा मील तक वो बगैर दम लिए मुसलसल तेजी से भागता रहा। आखिर आधे मील के बाद उसका दम उखड़ने लगा और सांस लेने के लिए एक जगह रुक गया। रुककर चारों तरफ नजर डाली तो उसे थोड़े फासले पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर जो देखा तो पता चला कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। चूंकि वो बहुत ज्यादा थक गया था इसलिए उसने सोचा कि एक कप गरम गरम चाय अगर पी ली जाए तो थकान दूर हो जाएगी और फिर सफर करने के काबिल हो जाऊंगा। ये सोचकर वो होटल में घुस गया। अंदर रेस्टोरेंट में बड़ी बदरौनकी सी छाई हुई थी। एक कोने में सिर्फ एक लकड़ी की बेंच पड़ी थी। कमरे के दरमियान में एक पुरानी सी मेज के गिर्द दो कुर्सियों पर एक औरत और मर्द इस तरह बैठे हुए थे जैसे उनके ढांचे कुर्सियों में फिट कर दिए गए हों। मेज पर मिट्टी के तेल का एक लैंप रोशन था। धुंधली रोशनी ने कमरे का माहौल बड़ा पुरस्रार और हैबतनाक बना दिया। मैं एक कप गर्म चाय पीना चाहता हूँ, क्या तैयार मिलेगी? दिलीप ने होटल के मालिक से पूछा, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल होगी। उसने एक एप्रन पहन रखा था जिस पर इस तरह खून के छींटे और धब्बे पड़े हुए थे जैसे कसाईयों के कपड़ों पर होती हैं। उसके बराबर में बैठी हुई बूढ़ी औरत बड़ी खौफनाक नजरों से उसकी जानिब घूरने लगी। हम सिर्फ ठंडी चाय बेचते हैं, मर्द ने किसी किस्म की हरकत किए बगैर कुर्सी पर बैठे बैठे जवाब दिया। दिलीप को फौरन यकीन हो गया कि वह भूतों के एक और जोड़े के चुंगल में आ फंसा है। चुनाचे दोबारा बगैर एक लफ्ज जुबान से अदा किए और बगैर एक लम्हा सोचे वो पलटा और तेजी से रेस्टोरेंट से निकलकर फिर बेतहाशा भाग खड़ा हुआ। उसके बाद उसने फैसला कर लिया कि अब वो किसी जगह नहीं ठहरेगा, हत्ता कि वो शहर की हदूद में दाखिल हो गया। गो वो काफी थक चुका था, उसके पैर जवाब दे चुके थे, लेकिन किसी जगह ठहरना
मौत को दावत देना था, इसलिए वो हिम्मत करके भागता रहा। आखिर रात को 12 बजे के करीब वो शहर की हदूद में सही और सालम दाखिल हो गया। शहर में दाखिल होते ही वो सबसे पहले एक चाय के होटल में दाखिल हुआ। अंदर कमरे में एक मेज के गिर्द 6-7 बेफिक्रे बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। दिलीप को खौफजदा और हाँफते हुए देखा तो उनमें से एक ने हंसकर कहा, तुम तो इस तरह खौफजदा नजर आ रहे हो जैसे कहीं कोई भूत देख लिया हो और उससे दहशत खाकर सरपट भागे चले आ रहे हो। एक भूत? उसने अपने सांसों पर बामुश्किल काबू पाते हुए कहा, मैंने अभी भूतों का एक पूरा गिरोह देखा है और उनसे बचकर भागा चला रहा हूँ। तमाम आदमी कहकर मारकर हंस पड़े। खूब, भूतों की पूरी जमात ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, तब तो तुम वाकई बहादुर आदमी हो। एक दूसरे आदमी ने तंज किया। उसे उन लोगों पर सख्त गुस्सा आया जो उसकी सही बात का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन चूंकि वो थका हुआ बहुत था इसलिए उसने मजीद कोई बहस करना मुनासिब ना समझा। उनकी बात का जवाब दिए बगैर एक प्याला गर्म चाय का ऑर्डर दे दिया। बैरे ने बड़ी फुर्ती से चाय लाकर रख दी और वो चाय पीने में मसरूफ हो गया। 2 घूंट गर्म चाय पीने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मुर्दा और बेजान जिस्म में किसी ने जान डाल दी हो। एक कप चाय पीने के बाद उसे भूख भी बड़ी शिद्दत से लगने लगी, इसलिए उसने कुछ खाने के लिए भी तलब किया और खूब शकम सेर होकर खाना खाया। पेट भरने के बाद उसके होशो हवास जरा ठिकाने आए और वो सोचने समझने के काबिल हुआ। सबसे पहले उसने तमाम गुज़िश्ता वाक़यात पर एक नज़र डाली और फिर ये सोचा कि आइंदा क्या करना चाहिए। फिर उसने अपने घर जाने का फैसला किया और होटल का बिल अदा करके लंबे लंबे कदम रखता हुआ होटल से बाहर निकल गया। घर पहुंचकर दिलीप ने देखा कि दरवाजे में कुफल लगा हुआ है। कुफल की चाबी इंदिरा के पास थी, फिर भी अगर वो चाहता तो कुफल तोड़कर अंदर दाखिल हो सकता था। आखिर वो इस मकान का मालिक था, लेकिन न जाने क्यों उसे मकान में जाते हुए दहशत मालूम हो रही थी। वो बहुत देर तक खड़ा हुआ सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए, मकान के अंदर जाए या ना जाए। आखिरकार अपने खौफजदा दिल को मकान के अंदर जाने के लिए राजी न कर सका और वापस लौट पड़ा। अब सवाल ये था कि वो कहाँ जाए, रात कहाँ गुजारे। यकायक उसे इंदिरा की सौतेली माँ के मकान का ख्याल आया और उसके कदम खुद ब खुद रानीगंज मोहल्ला की तरफ उठ गए। 10 मिनट बाद ही वह जमुना देवी के मकान के सामने खड़ा था। खिलाफे तवक्को से ये देखकर हैरत हुई कि मकान का दरवाजा कुछ कुछ खुला हुआ था। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अंदर चलकर देखना चाहिए और दूसरे ही लम्हा वह मकान के अंदर था। लेकिन ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि मकान बिल्कुल वीरान पड़ा था। सब्ज रंग की वो दीवारें जो उसकी शादी के मौके पर निखरी हुई थी अब ऐसी गंदी लग रही थी जैसे बरसों से उन पर रंग न किया गया हो। जगह जगह नमी के धब्बे, जगह जगह से रंग और प्लस्तर उखड़ा हुआ। फर्श पर कालीन बिछे हुए थे, लेकिन इस कदर मिट्टी उन पर पड़ी थी। अब कालीन अपनी असली आबोताब बिल्कुल खो चुके थे। सोफा सेट उसी तरह पड़े थे, लेकिन उसी कदर पुराने मालूम होते थे कि जैसे बरसों से यहीं पड़े हों और इस्तेमाल ना किए गए हों। सोफों का कपड़ा फट गया था, लकड़ी का वार्निश उतर गया था। वो खिड़की उसी तरह बंद थी जिस पर चढ़े हुए कागज में उसने सुराख करके दूसरे कमरे में झांका था और पहली मर्तबा इंदिरा को देखा। दरवाजों पर जो नए पर्दे पड़े थे अब वो सिरे से गायब थे। दिलीप चारों तरफ मकान की बदली हुई हालत को देख रहा था और दिल ही दिल में हैरान हो रहा था कि ये क्या असरार है, क्या मुअम्मा है। आखिर वो सब आबोताब क्या हुई। 3 माह के मुख्तसर अरसा में तो इस कदर जबरदस्त तब्दीली नहीं आ सकती। बहुत देर तक वो हैरत ज़दा सा मकान में इधर उधर पागलों की तरह फिरता रहा। एक एक चीज को बगौर देखता हुआ उंगलियों से चूता रहा। एक पूरा तिलिस्म उसके सामने था। थोड़ा अरसा पहले ये मकान किस कदर सजा हुआ था। वो कमरे देख देख कर उसे ताज्जुब हो रहा था जिनमें बैठकर उसने रुक्मणी और जमुना देवी से बातें की थी। इंदिरा को पहली बार देखा था, दावत खाई थी। उन सब कमरों में आज खाक उड़ रही थी। मकड़ियों ने चारों तरफ अपने जाले तन लिए थे। आखिर जब वो उकता गया तो बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने सोचा कि अब वो कहाँ जाए, ये रात कहाँ गुजारे। आया किसी फुटपाथ पर पड़कर सो जाए या किसी अच्छे से होटल में चला जाए। हौले हौले कदम उठाता हुआ वो आगे बढ़ता जा रहा था और सोचता जा रहा था। आखिर जब उसकी समझ में कुछ ना आया तो वह वक्त गुजारने के लिए एक खुला हुआ होटल देखकर उसमें घुस गया। ये होटल जमुना देवी के मकान से कोई 50 गज के फासला पर था। होटल का पूरा कमरा उस वक्त खाली पड़ा था। काउंटर के पीछे मालिक अपना कुछ हिसाब किताब करने में मसरूफ था। 2 बैरे थे जिनमें से एक कोने में रखी हुई बेंच पर पड़ा सो रहा था और दूसरा एक कुर्सी पर बैठा हुआ ऊँग रहा था। दिलीप को दाखिल होते हुए देखकर ऊँगने वाला बैरा चौकन्ना हो गया और एक कुर्सी खिसकाकर उसकी जानिब इशारा करते हुए बोला, बैठिए साहब, क्या हाजिर करूं? 1 कप गरम गरम चाय।
दिलीप ने ऑर्डर दिया और धम से अपने आप को कुर्सी पर गिरा लिया। 2 मिनट के बाद ही बैरा गरम गरम चाय का कप ले आया और दिलीप के सामने मेज पर रखकर फिर अपनी कुर्सी पर जा बैठा और पहले की तरह ऊँघने लगा। दिलीप ने 2-1 घूंट चाय के पिए तो उसके दिमाग में थोड़ी थोड़ी सी रोशनी पैदा हुई। फौरन उसे ख्याल हुआ कि यह होटल चूंकि जमुना देवी के मकान से करीब है, इसलिए यहाँ के रहने वालों को मकान और उसके मकीनों के मुतल्लिक जरूर कुछ ना कुछ मालूम होगा। ये सोचकर उसने बैरे को अपने पास बुलाया और अपने मुकाबिल वाली कुर्सी पर बिठाते हुए पूछा, तुम इस होटल में कितने दिनों से काम करते हो? बैरे ने इस सवाल पर उसको बड़ी हैरत से घूर कर देखा और फिर जवाब दिया, 3 बरस से साहब। लेकिन क्यों? कोई खास बात नहीं, मैं सिर्फ एक मकान के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। कौन से मकान के बारे में? यहाँ से कोई 50 गज के फासले पर एक वीरान मकान पड़ा है। क्या तुम कुछ उसके मुतल्लिक बता सकते हो कि वो किसका मकान है? उसके मकीन क्या हुए? मकान किस लिए वीरान पड़ा है और कब से पड़ा है? दिलीप ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। बैरा ने उसके तमाम सवालों को नजरअंदाज करते हुए पूछा, आपका मतलब जमुना देवी के मकान से तो नहीं है? हाँ, उसी मकान से मेरा मतलब है, दिलीप ने जल्दी से कहा। वो मकान तो आसेबजदा है साहब, बैरे ने उसकी जानिब सरगोशी के लहजे में कहा। आसेबजदा? उसने हैरत से पूछा। जी हाँ, सुना है उसमें भूत रहते हैं, बैरे ने जवाब दिया और अपनी कुर्सी उसके नजदीक करते हुए राजदारी के लहजा में कहा। वो मकान 1 साल से इसी तरह खुला हुआ पड़ा है, भूतों ने उस पर कब्जा कर लिया है। लोग उन भूतों से इस कदर खौफ हैं कि कोई उस मकान में किराए पर लेने की जरूरत नहीं करता, हत्ता कि दहशत के मारे कोई उसका फर्नीचर तक नहीं चुराता। मकान का सारा सामान उसी तरह उसमें पड़ा सड़गल रहा है, लेकिन कोई शख्स उसमें से एक चीज उठाने का भी इरादा नहीं करता। लेकिन ये कैसे पता चला कि उसमें भूत रहते हैं? दिलीप ने सवाल किया। लो भला, ये भी कोई पूछने का सवाल है, बैरे ने हंसकर जवाब दिया। रात भर उस मकान में से तो भूतों के लड़ने और इधर उधर घूमने फिरने की आवाजें आती रहती हैं। आधी रात को इस सड़क पर से गुजरने वालों ने बारहा सुना है कि जैसे उस मकान में कोई चल रहा है और दरवाजे थपथपा रहा है, कुर्सियां इधर उधर खींच रहा है। कभी कभी औरतों के से कह के सारे मोहल्ले में गूंज उठते हैं। कभी कभी एक औरत के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज सारे हमसायों को परेशान कर देती है। लेकिन अब इस मोहल्ले के तमाम लोग इन बातों के सुनने के आदी हो गए हैं। पहले कुछ दिन तो इस मकान के मुतल्लिक बड़े चर्चे रहे थे, अब कोई जिक्र तक भी नहीं करता। सब जान गए हैं कि उसमें भूत रहते हैं। क्या दिन में भी उसमें भूत रहते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आधी रात के वक्त ये सारा हंगामा होता है, वो भी फकत घंटा 1.5 घंटा के लिए। क्या तुमने अभी कोई 3 माह हुए उस मकान में किसी को आते जाते देखा है? ना, बिल्कुल नहीं। अलबत्ता क्या? दिलीप ने बैरे को सोचते हुए देखा तो जल्दी से कहा, कोई 2-3 माह पहले का जिक्र है। एक रोज बारिश बड़ी सख्त हो रही थी, आसमान पर चारों तरफ काली घटाएं छाई हुई थी। शाम से पहले ही चारों तरफ अंधेरा छा गया था, दूर दूर तक सड़कें खाली पड़ी थी। उस रोज एक बैरा यहाँ काम करता था। वो कहता था कि उसने एक पर्दा वाली गाड़ी उस आसेबजदा मकान के दरवाजे से लगी खड़ी देखी थी, लेकिन जब मैंने जाकर देखा तो वो गाड़ी जा चुकी थी। क्या वो बैरा अब यहाँ काम नहीं करता? नहीं, अब दूसरी जगह चला गया है। उसने कोई और तफसील बताई थी? मेरा मतलब गाड़ी के मुतल्लिक कुछ बताया था? हाँ, बैरे ने जवाब दिया। वो कह रहा था हल्के सब्ज रंग की वार्निश की हुई गाड़ी थी, नहीं मालूम पड़ती थी। काले रंग का घोड़ा उसमें जुता हुआ था। दिलीप को याद आया कि ये वही गाड़ी थी जिसमें शादी के बाद दिलीप अपनी दुल्हन को बिठाकर अपने घर ले गया। बस इसके अलावा कोई और गाड़ी उस मकान के दरवाजे पर नहीं देखी गई, ना ही कोई आदमी या औरत मकान में आता जाता देखा गया। ना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आप ये तमाम बातें क्यों पूछ रही हैं? बैरे ने एतराजन पूछा। यूं ही, कोई खास बात नहीं, दिलीप ने जवाब दिया। फिर बैरे को टालने की गर्ज से उसने कहा, दरअसल मेरा इरादा वो मकान किराए पर लेने का है। आपका इरादा वो मकान किराए पर लेने का है? बैरे ने ये अल्फाज कुछ ऐसे खौफजदा लहजे में कहे जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। हाँ, क्यों? क्या तुम्हारा ख्याल है कि ना लूं? ना बाबूजी, बिल्कुल मत लीजिए, उसने दहशत ज़दा लहजे में जवाब दिया। मैं आपको कभी वो मकान किराए पर लेने का मशवरा नहीं दे सकता। दरअसल मैं भूत प्रेत का कायल नहीं हूँ। क्या तुम उस मकान के मुतालिक मुझे कुछ और तफसील बता सकते हो? मेरा मतलब है कि 1 साल पहले उसमें कोई शख्स तो रहता होगा। जी हाँ, उसमें जमुना देवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। फिर उसका क्या हुआ? दिलीप ने पूछा। ठहरिए, मैं आपको पूरी दास्तान सुनाता हूँ, बैरे ने कुर्सी पर पहलू बदलकर बीड़ी सुलगाते हुए कहा। उस मकान में पहले जमुना देवी नाम की एक औरत रहती थी, जिसकी एक निहायत खूबसूरत लड़की थी।
लोग कहते हैं कि वो उसकी सौतेली लड़की थी, इंदिरा उसका नाम था। वो लड़की वायलिन बजाने में अपना सानी नहीं रखती थी, इसलिए महाराजा जीतगढ़ ने उसे मुलाजिम रख लिया। लेकिन कोई 8-10 माह बाद एक रोज सुनने में आया कि महाराजा ने उसे अपने महल से निकाल दिया है। वजह इसकी ये थी कि उसके अलावा एक और लड़की महाराजा की यहाँ मुलाजिम थी, वो भी वायलिन बजाने में मास्टर थी। ये लड़की इंदिरा उससे जलने लगी क्योंकि सुना है कि वो उससे बेहतर बजाती थी, और आखिर एक रोज उसने जलन में आकर उस बेचारी को महल की 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया और वो लड़की नीचे गिरते ही मर गई। उस वक्त कमरे में सिर्फ वही दोनों थी, इसलिए उसके खिलाफ कोई सबूत न मिल सका। वैसे महल के तमाम आदमी और खुद महाराजा उसके हास्यद मिजाज से वाकिफ थे, इसलिए सबको यकीन था कि यह जुर्म इंदिरा ने जानबूझकर किया है। चुनाचे महाराजा ने नाराज होकर उसे अपने महल से निकाल दिया। महल से जब इंदिरा अपनी सौतेली माँ के यहाँ आई थी तो वो हामला थी, यानी उस महल में रहकर 2 गुनाह बैक वक्त किए गए। पहला ये कि एक मासूम लड़की को हलाक किया और दूसरा ये कि अपनी इस्मत गंवा दी। यहाँ मोहल्ला में जब वो आई तो लोगों की उंगलियां उसकी जानिब उठने लगी, हमजोलियां उसे ताने देने लगी, शरीफ औरतें उससे बचने लगी। चूंकि इंदिरा के मजाज में तेजी बहुत थी, इसलिए उससे लोगों की ये ताने बर्दाश्त न हो सके और उसने एक रोज छत में रस्सी डालकर अपने आप को फांसी दे ली। सुबह को जब उसकी सौतेली माँ के रोने चीखने की आवाजें आईं और मोहल्ले वालों ने मकान में जाकर देखा तो उसकी अकड़ी हुई लाश कमरे के बीच में गर्दन से बंधी हुई लटक रही थी। इंदिरा की एक मुलाजमा थी जिसे उसने बचपन से पाला था और उसे अपनी सहेली के बराबर समझती थी। चुनाचे उसके मरने का सबसे ज्यादा सदमा उस लड़की कमला को हुआ। वो सारा दिन बेहोश पड़ी रही और जब होश आया तो वो नीम पागल हो चुकी थी। कभी रोती, कभी हंसती और कभी इंदिरा को पुकारती। ज्यादा जोश आता तो इंदिरा का नाम लेती हुई दरवाजे की जानिब भागती या दीवारों से सर टकराती। गर्ज बड़ी मुश्किल से उसे मोहल्ला वाले पकड़ पकड़ कर बिस्तर पर लिटाते और इंदिरा की मौत के 2 रोज बाद ही एक और अजीब हादसा पेश आया। जमुना देवी इंदिरा की जली हुई चिता में से हड्डियां चुनने गई थी। वहां से वो बर्मा नदी में नहाने के लिए चली गई और वहीं गर्क हो गई और बावजूद तलाश के उसकी लाश न मिल सकी। अब घर में सिर्फ मासूम कमला रह गई जिसके होशो हवास ठिकाने नहीं थे। वो रात दिन रोती थी और चीखती चिल्लाती रहती थी, हत्ता कि एक रात इंदिरा और जमुना देवी आकर उसे भी अपने साथ ले गईं। क्या मतलब, वो अपने साथ कैसे ले गईं? दिलीप ने हैरत से पूछा। दरअसल ये पहली रात थी जब हमसायों ने उस मकान में 2 औरतों के लड़ने झगड़ने की आवाजें सुनी। फिर एक औरत की चीखों ने सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया। 1 घंटा के बाद वो आवाजें तो खामोश हो गईं, लेकिन जब सुबह को मोहल्ले वालों ने मकान में जाकर देखा तो कमला अपने बिस्तर पर मुर्दा पड़ी हुई थी। उसके खौफजदा चेहरे से ऐसा मालूम होता था कि किसी दहशतनाक मंजर को देखकर उसका दम निकल गया है। लोगों का ख्याल है कि रात को जो लड़ने और मारने पीटने की आवाजें आती हैं वो इंदिरा और उस लड़की के भूत की होती हैं जिसे उसने राजा के महल में हलाक कर दिया था। अपनी बात खत्म करके बैरे ने दिलीप की जानिब देखा और पूछा, मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बातों का यकीन नहीं आया। कौन कहता है कि मुझे यकीन नहीं आया? दिलीप ने जवाब दिया। तुम इत्मीनान रखो, मुझे तुम्हारी एक एक बात पर यकीन है, बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा। ये कहकर दिलीप उठा और चाय के पैसे काउंटर पर देकर वो होटल से बाहर निकल गया। वो रात दिलीप ने एक होटल के मामूली से कमरे में गुजारी। चूंकि रात भर का थका हुआ था और रात को काफी देर से सोया था, इसलिए सुबह को 10 बजने के करीब उसकी आंख खुली। उठकर उसने सबसे पहले नाश्ता किया और फिर कमरे का किराया और नाश्ते का बिल अदा करके होटल से बाहर आ गया। अब फिर वही मसला था कि क्या करे और कहाँ जाए। यकायक उसे अपने दोस्त रमेश का ख्याल आया। उसने सोचा कि वही इस मुश्किल वक्त में उसकी मदद कर सकता है। पहले जब वो बेआसरा जीतगढ़ में आया था जब भी वही उसके काम आया था, और जबकि वो फिर बेआसरा और बेसहारा हो गया तो फिर रमेश ही उसके काम आ सकता है। ये सोचकर वो एक मर्तबा फिर शेरों वाले गेट की जानिब चल पड़ा। लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये थी कि वो रमेश का मकान भी नहीं जानता था। रमेश पहले पहल उसे एक होटल में मिला था। उसी रोज उसने एक कमरा उसे किराए पर दिलवाया। फिर अगर वो कभी मिलते भी तो इसी होटल में, या रमेश कभी कभी उसके कमरे पर आ जाता। उसके घर दिलीप कभी नहीं गया था, लेकिन उसे यकीन था कि वो मोहल्ले में जाकर उसका मकान जरूर तलाश कर लेगा। 10-15 मिनट बाद ही वह शेरों वाले गेट पर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसका वो यकीन गलत हो गया। यानी वो 1 घंटा की मुसलसल तलाश के बावजूद रमेश के मकान का पता न पा सका। जिससे दरियाफ्त करता वही लाइल्मी जाहिर करता। आखिर बड़ी देर के बाद उसे ख्याल आया कि उस होटल में चलकर मालूम करना चाहिए जिसमें पहली मर्तबा उसकी रमेश से मुलाकात हुई और जहां वो अक्सर मिला करते थे। लेकिन जब उस होटल वाली जगह पर वो गया तो पता चला कि होटल तो कभी का बंद हो चुका था। अब तो उसकी जगह एक सब्जी वाले की दुकान थी।
और अंदर के कमरे माल के जायदाद ने अपने सामान से भर रखे थे। ये देखकर दिलीप को और ज्यादा मायूसी हुई और वो हैरान और परेशान सोचने लगा कि अब क्या करे, कैसे रमेश को तलाश करे। काफी देर परेशान रहने और गौर फिक्र करने के बाद उसके जहन में एक मध्यम सी रोशनी और पैदा हुई। उसे ख्याल है कि रमेश ने जिस मालिक के मकान से उसे कमरा किराए पर दिलवाया था वो जरूर रमेश को जानता होगा। ये ख्याल आते ही वो फौरन उस मालिक के मकान के पास पहुंचा। मालिक के मकान घर पर ही था। दिलीप को देखकर वो बड़े तपाक से मिला और बैठक का कमरा खोलकर उसे मोहब्बत से बिठाते हुए कहा, बेटा बहुत दिनों के बाद नजर आए हो, आप कहाँ रहते हो? यहीं शहर में रहता हूँ, दिलीप ने मुख्तसर सा जवाब दिया। दरअसल इन दिनों कुछ इस कदर मसरूफ रहा कि आपके दर्शन ही ना कर सका। परसों रमेश मिले थे, उनसे मिलने आया था तो सोचा चलो आपसे भी मुलाकात करता चलूं। बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं आपके पास मिस्टर रमेश के मकान का पता पूछने आया था। मालिक के मकान ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, कौन रमेश? जी वही जिन्होंने आपका वो कमरा मुझे किराए पर दिलाया था। वो परसों मिला था आपको? क्या कहा था भला अभी अभी आपने? जी हाँ, परसों मेले में मिले थे, सारा दिन हम साथ रहे, बल्कि रात को भी एक दोस्त के यहाँ रहे। मालिक के मकान ने दिलीप की तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे वो जानना चाहता हो कि यह नौजवान पागल तो नहीं हो गया। फिर कहा, तुम्हें शायद मालूम नहीं, जिस रमेश का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरा भतीजा था। अच्छा, दिलीप ने हैरत से कहा, वाकई ये तो मुझे मालूम नहीं था। फिर तो जरा उसे बुलवा दीजिए, मैं उसे सुबह से ढूंढता फिर रहा हूँ। जब भी शायद आपके दिमाग में कुछ नुक्स वाक़या हो गया है या आप किसी भारी गलत फहमी में पड़े हुए हैं। मालिक के मकान ने उसकी बात को नजरअंदाज करके बड़ी अजीब सी बात कही। क्यों? उसने हैरत से पूछा। इसलिए कि रमेश को इंतकाल किए आज 10-11 माह हो चुके हैं और आप कह रहे हैं कि आपने उसे परसों ही देखा है, बल्कि सारे दिन उसके साथ घूमे हैं। जी, क्या रमेश भी मर चुका है? ये कहकर दिलीप हैरत के मारे इतनी जोर से उछला कि झटके से उसकी कुर्सी की चूलें तक ढीली हो गईं। जी हाँ, वो मर चुका है, मालिक के मकान ने कहा। दोबारा जब वो वापस अपनी मुलाजमत पर गया तो एक हफ्ता बाद ही उसकी रेजिमेंट सरहद पर भेज दी गई। सरहदों पर चूंकि दोस्ती के जमाने में भी आए दिन झड़पें होती रहती हैं, इसलिए वैसे ही एक झड़प में गोली उसके सीने में आकर लगी और वो खत्म हो गया। दिलीप भला इस बात का क्या जवाब देता? वो जानता था कि किसी खास वजह से वो भूतों के नजर में चढ़ गया है, इसलिए इस बात का यकीन उसे फौरन आ गया और वह माल के मकान को जल्दी से नमस्ते करके बाहर सड़क पर आ गया। एक दोस्त से ऐसे मुश्किल वक्त में मदद मिलने की उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। कम अज कम उसे रमेश के भूत होने का जरा बराबर भी शुबा नहीं था। ये तो ऐसा मालूम होता था कि जीतगढ़ के सारे भूतों ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर ली थी। मरे मरे कदमों से चलता हुआ वो कई घंटे मुसलसल सड़कों के चक्कर काटता रहा और सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। थक गया तो एक होटल में घुसकर दोपहर का खाना खाया। खाने से फारिग होकर उसने सोचा कि एक बार अपने मकान पर चलकर जरूर देखना चाहिए। अगर मकान बंद हुआ या और कोई खास बात हुई तो वो मोहल्ले वालों को जमा करके उन्हें सारे हालात बता देगा और फिर उनकी मदद से कुछ करेगा। ये सोचकर वो अपने मकान की जानिब चल पड़ा। मकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि ताला खुला पड़ा है और दरवाजा बाहर की जानिब से बंद है। क्या इंदिरा आई थी? उसने दिल में सोचा, या ये किसी चोर की हरकत है? वो इस कदर खौफजदा था कि खुले हुए दरवाजे को हाथ लगाते हुए और अंदर दाखिल होते हुए डर रहा था। चुनाचे पहले उसने 2-4 हमसायों को बुलाया और फिर उनको साथ लेकर मकान में दाखिल हुआ। लेकिन मकान में दाखिल होते उसके मुंह से हैरत की एक चीख निकल गई। इंदिरा के जहेज में आया हुआ सारा सामान गायब था। एक जरा भर भी उसकी कोई चीज बाकी न रही। अलबत्ता उसकी अपनी मलकियत की जितनी चीजें थी वो सब महफूज थी। पहले तो उसका ख्याल था कि ये किसी चोर की हरकत है, लेकिन जब हमसायों ने बताया कि उन्होंने किसी को सामान ले जाते हुए नहीं देखा तो उसे भी अपना ख्याल बदलना पड़ा। उसने सोचा कि अगर ये किसी चोर की हरकत होती तो सिर्फ इंदिरा का सामान ही गायब ना होता, बल्कि उसका अपना सामान भी चोरी हो जाना चाहिए था। किसी चोर को उससे क्या हमदर्दी थी कि वो इंदिरा का सारा सामान ले जाता और उसका सामान छोड़ जाता। बहरहाल पहली मर्तबा दिलीप ने सोचा कि अब जीतगढ़ में रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, इसलिए उसने जल्दी जल्दी सारा जरूरी सामान इकट्ठा किया और एक बॉक्स में भरने लगा। हमसाए उसे देख रहे थे। आखिर एक ने पूछा, मास्टर दिलीप कहाँ जा रहे हो? क्या ये मकान छोड़ रहे हो? सिर्फ मकान ही नहीं, दिलीप ने संदूक को बंद करते हुए कहा, बल्कि ये शहर ही छोड़ रहा हूँ। क्यों? सबने हैरत से पूछा। दरअसल मेरे तजुर्बे ने साबित कर दिया है कि वाकई जीतगढ़ कम अज कम कंवारे नौजवानों के रहने के लिए बिल्कुल नामुनासिब जगह है। ये कहकर उसने संदूक कंधे पर रखा और हमसायों को सलाम करके रुखसत हो गया। दूर जाकर उसने तमाम हमसायों के कहकों की आवाज सुनी।
جیسے وہ اس کی بوکھلاہٹ کا مذاق اڑا رہے ہوں، اور اس نے اس خوف سے اپنی رفتار تیز کر دی کہ کہیں یہ ہمسائے بھی بھوت نہ ہوں۔